डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज जो पॉल साइंस हेल्प चैनल पे चलती है, जो यूजीसी नेट के थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर को हम एनालाइज करते हैं। और उसमें भी सबसे पॉपुलर है लेटेस्ट 9 या 10 पेपर। वो अब एक जुड़ती जा रही है, एक श्रृंखला, जैसे जैसे ब्लॉकचेन होती है। ब्लॉकचेन यदि आप चौंक रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा। उस टाइप की ये चेन जो है बनती है, जो पिछले जैसे अभी अब 10 पेपर को लेकर के मैं आया हूं, और एक एक थीम वाइज। पिछली वीडियो यदि आपने देखा हो, नहीं तो आप देख लीजिएगा, लिंक इसमें दी जाएगी। वो पॉलिटिकल थ्योरी पे थी, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे है। और आगे जो है हम लोग सभी थीम को बिफोर द दिसंबर साइकिल करेंगे पूरा। तो चलिए अब आगे भूमिका क्यों बांधनी, शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, लेटेस्ट 10 पेपर। आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर के दौर के थ्रू नॉलेज को शेयर करूं, करंट अफेयर, आपको पता होना चाहिए कि 2 बैचेस बहुत ही ब्यूटीफुली अभी रन हो रहे हैं, जिसमें कि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्लास आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल प्रीवियस क्लासेस आर रिकॉर्डेड एंड दे आर शेयर्ड। नॉट ओनली दैट, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जो सेकेंड कोर्स है, तो उसमें जितने भी अभी तक मॉक लिए गए हैं वो भी लाइव हैं। ऑनलाइन आप जाके लाइव ले सकते हैं और ऑफलाइन पीडीएफ में शेयर्ड है ग्रुप में। फर्स्ट बैच जो है फाउंडेशन बैच है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप अपनी बेस को मजबूत करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी के लिए या अदर पीजीईटी या इवन यूजीसी नेट के लिए। वैसे इसमें सीयूईटी पीजी के सिलेबस पे फोकस किया गया है। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर तक है। आप बिल्कुल अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर करने के लिए अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर polsciencehelp@gmail.com पे भेजें। यदि आप 2 महीने के लिए क्रैश कोर्स के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 साइकिल, जो हेल्प करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, पीएससी, इन सब एग्जाम के लिए भी, जो जनवरी 2026 तक चल रहा है, तो आप रजिस्टर करें विद सेम इंफॉर्मेशन। मेल करें, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @polsciencehelp@polsciencehelp.in पे। प्लीज इस मेल आईडी को गौर से देखें, जो कि डिफरेंट है इस मेल आईडी से। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना। टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना, यदि महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं, तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड, ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप, और यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हो, तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूईटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए, आप सीयूईटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूईटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट, या कोई भी आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया, इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं, तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल
जो ऐप है जो फ्रीली अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूज़र आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। ये है इसके सिलेबस। आप देख सकते हैं कि ये कन्फ्यूशियस, जिसे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बहुत बड़ी सिलेबस नहीं है, और अधिकतर मैंने जो है अपने जो पॉल साइंस हेल्प चैनल उसमें कवर किया है। जो नहीं कवर किया है वो यूजीसी नेट गाइड में है, जिसकी लिंक आपको दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब आइए, सबसे जो लेटेस्ट साइकिल है वो जून 2025 की है। उसमें से जब मैं ढूंढ रहा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नॉट इवन सिंगल प्रॉपर क्वेश्चन WPT से है। मुझे अंत में हार थक करके पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ क्वेश्चन लेने पड़े, जिसको कि आप मान सकते हैं कि पॉलिटिकल थॉट में भी पूछे जा सकते हैं। बट इट्स वेरी वेरी पिकुलियर दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को इतनी कम तवज्जो या वैल्यू दी गई है जून 2025 में। चलिए, जो मैं क्वेश्चन कह पाया हूं या ढूंढ पाया हूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नाम पे, उसकी थोड़ी विशद विवेचना करते हैं। बृहत फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। ये पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने दिया था, लेकिन चलिए आज इसको थोड़ी और ज़्यादा एनालाइज करते हैं। पॉलिटिकल थॉट में भी आ सकता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इज नोन फॉर प्रोपाउंडिंग ए काइंड ऑफ न्यू थ्योरी, जिसको आप क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। क्रिटिकल ऑफ व्हाट? क्रिटिकल आपको पता है एक तरह से आप बहुत ही क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप विवेचना करते हैं, उसके गुण दोष को देखते हैं, मतलब एक अलग राह लेते हैं क्रिटिकली, मतलब आप उसके पक्ष में नहीं होते हैं, इसको क्रिटिकल बोलते हैं। ये जो है वेस्टर्न जो इनलाइटनमेंट जो प्रिंसिपल्स है, रीजन, रैशनैलिटी, उसके अगेंस्ट में ये क्रिटिकल होती है। इसके अलावा जो मेन जो फाउंडेशनल थ्योरी है उससे भी ये क्रिटिकल होती है। जो लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, उससे भी ये क्रिटिकल डायरेक्शन में जाती है। इट इज ए बेसिकली सिंथेसिस ऑफ मार्क्सिस्ट एनालिसिस, उसको नियो मार्क्सिज्म कह सकते हैं, और उसको मिक्स करते हैं ये फ्रायड की जो सिगमंड फ्रायड की जो साइको एनालिसिस है, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, सम पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, और उसको लेकर के ये एक अलग टाइप की थ्योरी लाते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होती है। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल जो सोसाइटी हो गई है काफ़ी, जिसको आप ब्लैंड कर सकते हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड, और मास कल्चर जो है, जो मीडिया कैसे कंट्रोल करती है, प्रोपेगेंडा कैसे होती है, कैसे पब्लिक ओपिनियन बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट कैसे होती है, हेजोमनी भी इसका एक पार्ट बन जाता है। इस फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है 1923 में इसको फाउंडेशन होती है। मार्क हॉकहाइमर जो है ये इसके फाउंडर माने जा सकते हैं, और ये सब जो थिंकर हैं ये फर्स्ट जनरेशन के हैं इसके। मार्क हॉर्कहाइमर तो इसके संस्थापक ही हैं। ये ही इज़ नोन फॉर हिज बुक डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट। इसको जरूर आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए इसके बारे में। ये बुक इन्होंने थियोडोर ओडोर्नो के साथ लिखा था, जिसको आप को फाउंडर कह सकते हैं, एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल थिंकर्स। एंड हर्बर्ट मर्क्यू जो वन डायमेंशनल मैन के लिए जाने जाते हैं, ये भी फर्स्ट जनरेशन के थे। और वॉल्टर बेंजामिन, जिन्होंने लिखा था द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। इन सब बुक के नेम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनकी सोच होती है। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन ऑफ थिंकर्स जो है, उसमें तो कुछ नेम आप इधर उधर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उसमें चमकता हुआ जो सितारा है, जो सेकेंड जनरेशन को डिफाइन करता है, वो है हुर्गन हैबरमास, या जुर्गन हैबरमास, जैसे भी आप पढ़िए। और ही इज नोन फॉर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इनफैक्ट आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो थिंकर्स हैं वो जिन चीज़ों में फोकस करते हैं, सेकेंड जनरेशन के थिंकर हैबरमास उसको जो है डिस्कोर्स, कम्युनिकेशन, स्पीच, पब्लिक स्फेयर, उस पर लेके चले जाते हैं। मतलब लिंग्विस्टिक इनका ज़्यादा फोकस हो जाता है, इंस्टीड द पावर स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, और उसमें कैसे जो है लोगों के विचार कुचले जा रहे हैं, कैसे वन डायमेंशनलिटी होती है, लाइक दैट। उससे हट करके जो है अब ये इस पे आ रहे हैं कि आप कैसे जो है कम्युनिकेशन से, स्पीच से, डायलॉग से आप जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते हैं, एक इक्वल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कैसे जो है डिस्कोर्स जो है समाज में बनती है, उसका क्या असर पड़ता है नॉलेज पे एंड ऑल। तो ये जो है सेकेंड जनरेशन
कि मेन जो थॉट है, और उसके जो सबसे बड़े थिंकर हैं वो जुर्गन हैबरमास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय नोएम चॉम्स्की। नोएम चॉम्स्की जो अभी भी हमारे बीच में हैं, अमेरिका में रहते हैं, मतलब एक अजीब से वो पाथ लेते हैं जो कि अमेरिका की मेन स्ट्रीम जो पूरी थॉट है उससे अलग है। वो थोड़े लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट लिबरल हैं, और बहुत ही क्रिटिकल हैं अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी की, उसकी। अभी यदि ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे तो नोएम चॉम्स्की खासे खासे दुखी होंगे। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हेजमनी के तौर पे देखा है, उसको दबाने वाला, डोमिनेट करने वाला, दूसरे कंट्री को परेशान करने वाला और वर्ल्ड के पीस के लिए खतरा टाइप का बताया है। अब आप समझिए कि अमेरिका में रह करके ही कोई इतना ज़्यादा यदि कोई प्रो मार्क्सिस्ट हो, नियो मार्क्सिस्ट हो, तो कैसे अमेरिका उसको झेल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस टाइप के लोग भी वहाँ पर अपनी जगह बनाते हैं। नोएम चॉम्स्की जो है अपने बुक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट के लिए जाना जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया, ये मास मीडिया जो कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है उसके लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने प्रोपेगेंडा मॉडल दिया था कि कैसे मीडिया जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास या जो इलीट्स होते हैं उसके बातों को इतना ज़्यादा वो प्रोपेगेट करते हैं जनता में कि उससे कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और हेजमनी और सर्वाइवल, अमेरिका क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, ये इन्होंने जो है इराक वॉर के बाद लिखा था, ये कहते हुए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कोई अपने डिफेंस के लिए नहीं है, सर्वाइवल के लिए है, वर्ल्ड पीस के लिए नहीं है, बल्कि ये हेजमनी इस्टेब्लिश करने के लिए जो वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। अब यहाँ पे यदि आप आए इस क्वेश्चन पे, तो आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए कि नोएम चॉम्स्की ने इसमें से क्या बुक लिखा है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है ये किसने लिखा है, क्योंकि ये इतनी फेमस बुक है। और ये जो लिखा है ये रियलिस्ट थिंकर हैं जॉन मैर्सियमर। तो जॉन मैर्सियमर ने ये बुक लिखा है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, और ये ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट माने जाते हैं। तो यदि आपको ये पता है, जैसे मुझे ये पता है, तो डी को आप हटा दीजिए, डी डी डी, तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, ए बी सी। इसका मतलब कि सैंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, अमेरिकन पावर एंड न्यू मंदरिन्स एंड न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, ये सब इन्होंने लिखा होगा। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे पता है, और यदि आपको भी ये पता है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको नोएम चॉम्स्की की ये दो बुक जरूर याद रखनी चाहिए, इसको आप भूल भी जाइए तो। हु रोट द बुक ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। अगेन मैं कहूंगा कि ये सब क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी में भी जा सकती हैं और पॉलिटिकल थॉट में भी, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट का कोई प्योर क्वेश्चन नहीं है। इसीलिए ये विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन बहुत ही फेमस है। वी ऑल नो कि ये मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने लिखा है, जो 1790s में ये सब बुक लिख रही थी। उसके पहले उन्होंने राइट्स ऑफ मैन भी लिखा था, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने एडमंड बुर्क के जो रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसकी उन्होंने जम करके एक तरह से बुराई की थी, काउंटर किया था, क्रिटिकल अप्रोच लिया था उसका। और उसके बाद उन्होंने लिखा ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने रूसो ने जो इमिली बुक लिखा था उसमें जो वुमेन को जिस तरह से डिपिक्ट किया गया था उसको उन्होंने यहाँ पे काटा है अपने इस बुक में। इसके अलावा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है फेमिनिज्म का, जो लिबरल फेमिनिज्म या कह लीजिए जो सबसे शुरुआती दौर के फेमिनिस्ट थे, जिसमें कि जॉन स्टुअर्ट मिल भी आते हैं, राजा राम मोहन रॉय आते हैं, उस उस दौर की जो थॉट है उसको विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन उठाती है, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट। अब आप यदि दूसरे थिंकर पे आए, इन दोनों को तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन बेट्टी फ्राइडन को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बुक थी द फेमिनिन मिस्टिक 1963, ये एक तरह से लाती है सेकेंड जनरेशन जो फेमिनिज्म थी अमेरिका में, जो 1960s में पैदा होती है, जो पैट्रियार्की के अगेंस्ट उठ खड़ी होती है, जो सोशल स्ट्रक्चर को ही पूरी तरीके से बदलना चाहती है। नॉट ओनली कि वुमेन को पब्लिक स्फेयर में इक्वल राइट्स मिले, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है जो पैट्रियार्की के पे बेस्ड है, जो जेंडर के नोशन पे बेस्ड है, जहाँ पे कि सोशली जेंडर नोशन क्रिएट किया जाता है, वुमेन को नीचे रखा जाता है, मैन को ऊपर, ना उन्हें इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑल नहीं दिया जाता है, उस सामाजिक व्यवस्था को ही पूरी तरह से बदलने की जो एक मुहिम थी, उसको सेकेंड जनरेशन या रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं। वो कई लोग कहते हैं कि उनके इस बुक से आता है, द फेमिनिन मिस्टिक 1963, बेटी फ्राइडन, इसलिए इनको याद रखें। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु आर्ग्यूड दैट प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी स्ट्रिक्टली अपहेल्ड
provided that wealth has been justly acquired in the first place or has been justly transferred from one person to another. अब देखिए, ये यदि आपने रॉबर्ट नॉजिक के इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ा है तो आप इसको तुरंत कैच कर लेंगे एक दो बार पढ़ने पे। रॉबर्ट नॉजिक इज नोन फॉर हिज फेमस बुक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974। स्टेट आती है एनार्की को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये स्टेट यूटोपिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। उनके लिए यूटोपिया क्या है? यदि स्टेट सोचे कि हम एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ये मृग मरीचिका है, मिरेज है, यूटोपिया है। और अबाउट तो रॉबर्ट नॉजिक उनका कहना ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थ्योरी दिया इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो ये कहता है कि ऐतिहासिक काल में, पता नहीं कब, 2004-4000 साल जब से मनुष्य रहने लगा, यदि इनिशियली जो वेल्थ या जो जमीन या जो भी एक्वायर हुई है, यदि वो जस्ट है, मतलब वो फेयर रूप में की गई है, किसी दूसरे के इंटरेस्ट को या जो दूसरे की जो 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 कह लीजिए वेलफेयर है उसको बिना हानि पहुंचाए हुए यदि वो एक्विजिशन किया गया जस्ट तरीके से, तो फिर वो जस्ट एक्विजिशन है। और बाद में यदि इन प्रॉपर्टीज का जस्ट ट्रांसफर हुआ है, किसी को पैसे की जरूरत हुई है, उन्होंने अपना जमीन बेचा, अपनी प्रॉपर्टी बेची, इस तरह से किसी ने खरीदा, यदि वो जस्ट ढंग से हुआ है तो आज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में, जो भी दिखता है वो जस्ट है। यदि आप कुछ इस ऐतिहासिक एक्विजिशन और ट्रांसफर में कोई यदि आप अनजस्ट निकालते हो, यदि आप प्रूफ कर सकते हो तो उसको रेक्टिफाई कर दो। जैसे किसी समाज ने किसी समाज का जमीन छीन लिया था तो आप उसको वापस लौटा दो। अब ये इतना डिबेटेबल है तो, लेकिन आप जो है टैक्स लगा करके या वेल्थ टैक्स लगा करके, लैंड रिफॉर्म करके, जमीन छीन के गरीबों में बांट के, यदि ये सब करके आप सोचोगे कि एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो ये यूटोपिया है एज पर रॉबर्ट नॉजिक। यही बात इस लाइन में भी कही गई है रॉबर्ट नॉजिक की, जो इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है। यहाँ पे देखते हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, जो जाने जाते हैं हेजेमनी के लिए, हजारों बार आपने सुना होगा, एंड थॉमस हॉब, अगेन आपने बहुत बार सुना होगा, अपने बुक लेवाइथन या स्टेट एब्सोल्यूटिस्ट एब्सोल्यूटिस्ट जो सॉवरेन है और या स्टेट है, उसकी परिकल्पना उन्होंने एक लेवाइथन मतलब समुद्री दैत्य के रूप में की है, जिसके पास में अपार पावर है और वो शांति व्यवस्था लाने के लिए जिम्मेदार है और किसी चीज के लिए खास जिम्मेदार नहीं है पीपल के लिए। इस टाइप के जो सॉवरेनिटी की परिकल्पना थॉमस हॉब्स ने अपने बुक लेवाइथन में किया। ही वाज ए सोशल कॉन्ट्रैक्टेरियन थिंकर, हॉब्स, लॉक, रूसो एंड कांट। हु रोट द बुक ऑन रिवॉल्यूशन? अब ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए क्योंकि हाना आरेंट की जो बुक है वो बच्चे सब रट लेते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक उनकी दी है, जरा नाम जरा देखिए। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म सबसे पहली बुक, द ह्यूमन कंडीशन उनकी सबसे फेमस बुक, इनकी डेट भी याद रखिए 1958। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। ऑन रिवॉल्यूशन भी पूछा गया है जो यहाँ पे है। इकमैन इन जेरूसलम, ए रिपोर्ट ऑन द बेनल्टी ऑफ इविल, इससे उन्होंने बेनल्टी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट दिया है। बेनल्टी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके बगल में कोई आदमी रहता है, आप उसको रोज मिलते हो, लिफ्ट में मिलते हो, और आपको बिल्कुल वो भला आदमी दिखता है और कल को पुलिस आती है, उसे पकड़ के ले आती है कि वो 17 मर्डर किया है। क्या बोलोगे आप उसके साथ बैडमिंटन खेलते हो शाम में, आप वॉक लेते हो, वो बहुत पढ़ा लिखा है, आपको हर तरह से नॉर्मल लगता है, वो मर्डर करके आता है और चाय पीता है आपके साथ ही, क्या कहोगे इसको? इस तरह के इविलिटी को उन्होंने बैनलिटी ऑफ इविल कहा, जहां इविल जो है कोई दैत्य ऐसा नहीं दिखता है। इविल करने वाले अपने को दैत्य समझते भी नहीं है। इविल करने वाले, जैसे एकमैन कौन था? एकमैन जो है वो हिटलर का हिटमैन था, जिसने कि हजारों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूज को डाल के मारा था। जब उनसे पूछा गया जेरूसलम में, जब उन पे ट्रायल चला, उनको पकड़ के लाया गया इजराइल बनने के बाद, तो उसने कहा कि मैंने क्या गलत किया, मैं सिविल सर्वेंट था, मुझे जो आदेश दिया गया मैंने अपने प्रोफेशनलिज्म किया, उसका क्या परिणाम रहा मुझे उससे कोई मतलब, मैंने ईमानदारी से अपना काम किया, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। दैट काइंड ऑफ एविलिटी को वो बैनलिटी कहती है। इसको कैसे डिफाइन किया जाए? बैनलिटी ऑफ एविल। मैन इन डार्क टाइम्स ऑन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, इस बुक को रट लीजिएगा। यहाँ पे जो है व्लादिमीर लेनिन दिखते हैं, लेनिन के भी कुछ बुक मैंने यहाँ दिया है। व्हाट इज टू बी डन, ये पूछा गया है व्हाट इज टू बी डन कहीं मैचिंग में। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन तो कितनी बार पूछा गया है मुझे याद भी नहीं है। इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये मोस्ट आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हु सेड इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक लिखा था लेनिन ने।
एंड राइट्स ऑफ नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं पूछा गया है मेरे अनुसार से बहुत ज़्यादा, लेकिन जानना चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ एडमंड बुर्क दिखते हैं जो बहुत ही फेमस कंजर्वेटिव थिंकर थे। कहाँ के थे? शायद मुझे लगता है आयरलैंड के थे, चेक कर लीजिएगा, आयरलैंड के ही होंगे या इंग्लैंड के। एडमंड बुर्क जो है वो लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके अगेंस्ट में राइट ऑफ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन लिखा था मैरी वोllstonecraft ने, जो मैंने अभी आपको बताया भी। इसमें जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बुराई करते नजर आते हैं, क्योंकि उनके अनुसार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी व्यवस्था लाएगा जो अच्छा नहीं होगा। इनकी बात सही निकली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है रेन ऑफ टेरर निकला, मतलब इतने लोग मारे गए कि लोग दहल गए कि अच्छा ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और कई लोगों ने जो है, जैसे ऑन रिवॉल्यूशन जो बुक है उसमें आना आरेंड ने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तुलना की अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, और ये कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक अच्छा रिवॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि उसने जिन चीज़ों पर फोकस किया, गरीब गुरबा सोशल व्यवस्था को बदलना, वो केवल जो है दुख लाता है, वो समाज में अपहीबल लाता है। यदि आप रिवॉल्यूशन से समाज के पॉलिटिकल व्यवस्था को बदलोगे, उसके इंस्टीट्यूशन को बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, तो वो निकलेगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन जैसा, शांति जैसा। ये बात उन्होंने जो है कही है अपने ऑन रिवॉल्यूशन बुक में। एडमंड ब्रुक ने एक बहुत ही मजेदार बुक लिखी है, इसका नाम देखो क्या है, ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। ये बुक का टाइटल ही कितना ब्यूटीफुल है। विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी भी उन्होंने लिखी है। ये सब छिपा हुआ बुक है, क्या पता आगे आपको पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो है अगेन एक डिफाइनिंग बुक है, सेकेंड फेज या सेकेंड जो वेव हुआ था फेमिनिज्म का, जो अभी आपको बेटी फ्राइडन की बुक हमने कहा, उसी तरीके का ये बुक जो है केट मिलेट की द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, वो एक डिफाइनिंग बुक है। लेकिन इसके अलावा भी केट मिलेट ने जो है बहुत सारे बुक लिखे हैं, जरा देखिए। द पॉलिटिक्स ऑफ क्रूएलिटी भी उन्होंने लिखा है। सीता नाम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो कि इसका हमारी सीता से क्या नाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं। द बेसमेंट नाम की बुक लिखा है इन्होंने, फ्लाइंग भी लिखा है, तो ये सबको थोड़ा याद कर लीजिए, क्या पता आगे आपको ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, छुपे हुए बुक जो है ऑथर के दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको इमैनुअल कांत दिखते हैं, तो इमैनुअल कांत ने तो बहुत सारी बुक लिखी है, इनलाइटनमेंट के ये सबसे बड़े थिंकर थे। परपेचुअल पीस ए फिलोसॉफिकल स्केच 1795 में लिखते हैं। इसी बुक पे जो है वुड्रो विल्सन की 14 पॉइंट प्रिंसिपल, माइकल डॉयल की डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एंड लीग ऑफ नेशन, बहुत सारे जो व्यवस्था वर्ल्ड में बने वो इनके इसी थेसिस पे था, परपेचुअल पीस। लिबरल डॉक्ट्राइन की पीस लाया जा सकता है, वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन दोनों ये लिखते हैं। क्रिटिक ऑफ जजमेंट भी लिखते हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स लिखते हैं, व्हाट इज इनलाइटनमेंट नाम की एसे लिखते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल, मैंने ये एसे पूरी पढ़ी भी है। केट मिलेट की जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है वो पैट्रियार्की के अगेंस्ट है, और वो कहते हैं कि आप मत समझो कि पॉलिटिक्स के पब्लिक स्फेयर में होती है, घर में पॉलिटिक्स होती है, रिलेशन में पॉलिटिक्स होती है। पैट्रियार्की एक पॉलिटिकल व्यवस्था है जिसमें कि औरतों को पॉलिटिकली दबाया जाता है, और जब तक कि हम पैट्रियार्की को चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है वुमेन का कोई लिबरेशन नहीं हो सकता है। और ये जो नारा था द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ऑफ कोर्स ये नारा इनका नहीं था, हाना कैरियोस जो भी है, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका था, लेकिन इस नारे को सब्सटेंस दिया उन्होंने अपने इस बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स से। डियर स्टूडेंट, इसके बाद के जो वीडियो हैं, जो स्लाइड्स हैं, वो पहले रिकॉर्डेड हैं, लेकिन फिर भी नए के साथ मिल करके ये आपको एक पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव देते हैं। आई होप यू विल एंजॉय। So now we start the narration of December 2024 cycle WPT. Who suggested that bourgeois bourgeois भी कह सकते हैं, bourgeois मतलब जो बुर्जुआ वर्ग जो है, जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल वर्ग जिसको आप कह सकते हैं, bourgeois assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony and manufacture of consent. ये टर्म देखते ही आपको ना एक ऐसा नैक डेवलप करना चाहिए कि जैसे ही आप हेजेमनी देखते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट देखते हैं, इस तरह के टर्म देखते हैं, आपको ग्रामस्ची याद आने चाहिए। तो ये दोनों ही जो है ग्रामस्ची से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में वो कह क्या रहे हैं,
इसको भी आपको आगे के लिए आपको हेल्प होगा। बेसिकली कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट समाज है वो इसलिए इतना इंड्यूरिंग होता है, इतना चलता है, क्योंकि उसमें आइडियोलॉजिकली जो है एक हेजोमनी होती है, कल्चरल हेजोमनी होती है, आइडिया की हेजोमनी होती है कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड व्यू क्या है, बोर्जोजीज की, मतलब कि कैपिटलिस्ट क्लास की। यदि उसको आपको चेंज करना है, यदि उसको आपको सर्वहारा वर्ग या वर्किंग क्लास की आइडियोलॉजी से रिप्लेस करना है, तो एक तरह का आपको वो हेजोमनी लाना पड़ेगा, काउंटर हेजोमनी लाना पड़ेगा। मतलब आपको वॉर जो है आइडियोलॉजिकल लड़ना पड़ेगा, केवल आप ऐसे रिवॉल्यूशन करने, सड़क पे नारा लगाने से नहीं होगा। और मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट ये है कि आप जो है एक ओवर आर्किंग कॉन्सेंट जो है उसको पकाते हैं, उसको डेवलप करते हैं कि दुनिया में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आइडियोलॉजिकल एक तरह से हेजोमनी से। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, एंटोनियो ग्राम्शी। यहाँ पे जो अदर थिंकर दिखते हैं उनकी भी ना थ्योरी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एंथोनी गिडन्स दिखते हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं, लेकिन उनकी एक थ्योरी आपको जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में वो एजेंसी और स्ट्रक्चर के डुअलिटी की बात करते हैं। एजेंसी मतलब एक इंडिविजुअल की जो उद्यमिता होती है, जो आप एक सिस्टम में क्या कर सकते हैं। जैसे मोदी जी मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो इंडियन सिस्टम जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसमें देखिए उन्होंने क्या क्या किया है। इस तरह से कई लोग, इवन आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो हैं वो सिस्टम को ब्रेक करते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने सिस्टम को, गांधी जी ने सिस्टम को ब्रेक किया, अल्बर्ट आइंस्टीन, इवन आप हिटलर को ले सकते हैं, स्टालिन को ले सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही अलग डायरेक्शन में, लेकिन उन्होंने सिस्टम से ऊपर उठ करके कुछ किया। अकबर है, इवन बड़े बड़े जो राजा होते हैं लाइक ऑल, तो वो तो इंडिविजुअल एजेंसी है। और एक है स्ट्रक्चर, जो रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, या कह लीजिए कि एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न या रिपीटेड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर, जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर। लाइक हमारा रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, परिवार है, फैमिली भी कह लीजिए, या सोसाइटी है इटसेल्फ, या मैरिज है, या हमारे अपनी व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज, ये सब सब स्ट्रक्चर है जिसमें कि पैटर्न सोशल रिलेशन और पैटर्न सोशल बिहेवियर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाते हैं, जो कि जकड़ता है आपको, जो वो स्ट्रक्चर एजेंसी को जकड़ता है। तो एजेंसी और स्ट्रक्चर में जो डुअलिज्म है, इस पर उन्होंने अपने थॉट दिया है गिडन्स ने। उन्होंने कहा है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट इज नॉट दैट कि दोनों हमेशा क्लास ही करते हैं। एजेंसी जो है वो स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं, इन टर्न जो है स्ट्रक्चर एजेंसी को के बिहेवियर को या एक्शन को मॉडरेट करती है। हार्म प्रिंसिपल जो है जे एस मिल ने दिया था, कि जिस पर कि कितनी सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है बेस्ड है, इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है कोर्ट में, कि जैसे अभी जो एक स्पेट ऑफ ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और गिरफ्तार कर दिया क्योंकि उससे सोसाइटी में जो है हार्म हो गया, तो हार्म प्रिंसिपल को कोर्ट भी जो है वो समझने की कोशिश करती है। उन्होंने ये कहा था कि हार्म मतलब तब होता है, जैसे कोई यदि मान लीजिए सोशल मीडिया में पोस्ट लिखता है और उससे यदि कुछ समाज के कुछ तबके के लोग दुखी हो जाते हैं, तो कोई हार्म नहीं है। जेएस मिल के अनुसार आप उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसका अपना सोच है, आप उस सोच से अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके सोशल मीडिया पोस्ट से यदि दंगा भड़क जाए, यदि सीधा मतलब कि मॉब जो है इंसाइट कर ले, कहीं आग लगा दे, तो डेफिनेटली आपको उसको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये हार्म हो रहा है। मतलब हार्म प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये था कि तब तक आप किसी इंडिविजुअल के सोच, थॉट, एक्शन पे समाज या स्टेट बंदिश नहीं लगाएगा, जब तक कि रियली उससे कोई सब्सटेंटिव जो है समाज या किसी इंडिविजुअल को हार्म ना हो रहा हो, जहां पे कि जीवन की क्षति होने की बात हो। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है लोहिया का है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही मजेदार उन्होंने कहा था कि कैसे पूरे इतिहास में जो है क्लास और कास्ट जो है वो ऑसिलेट करते रहे हैं। जब समाज बहुत तरक्की करता है तो कास्ट बैरियर टूट जाते हैं और क्लास दिखता है, गरीब अमीर मिडिल क्लास के बीच में। लेकिन जब वही समाज परेशान होता है, जब वो आतंकित होता है, जब उस पर आक्रमण होता है, जब वो इनवर्ड लुकिंग हो जाता है, तो वो क्लास जो है कास्ट में बदल जाता है, फिर वो एक ऐसा ग्रुप बन जाता है जिसमें कि मोबिलिटी खत्म हो जाती है। इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि इंडिया में भी यदि आपको कास्ट को खत्म करना है, तो सोशल मोबिलिटी लानी है, तो तरक्की करनी होगी। नेक्स्ट जो है मैंने WPT इसको कैटेगराइज किया है, इसमें भी हेगल के बारे में 5 स्टेटमेंट, और पहला ही स्टेटमेंट जो इन्होंने इस पेपर को इतना इजी बनाया है, कुछ भी लिख दिया है जिससे कि आप उसको एलिमिनेट कर सकें। जैसे पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि हेगल पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। कब जो है 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, तो ये तो ए को हटा दीजिए,
तो ए सब हट गया, इसका मतलब कि बाकी तो ये सही होना ही है। तो BCD केवल पढ़ लीजिए, मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को तेजी से खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन हेगल के बारे में जो 4 अच्छी बातें हैं उसको पढ़ लीजिए, आगे यूज होगा। डैम इजी, ये जो है सुपर इजी WPT का, इसमें इससे आसान क्या हो सकता है कि थॉमस हॉब्स को जैसे ही आप लेवाइथन से मैच करते हैं और एक ही ऑप्शन में A4 है, बाकी किसी में है ही नहीं, बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा, उसके बिना किए आगे मत बढ़िएगा। खास करके नियोमी क्लिन की जो बुक है ऑन फायर, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के अननोन बुक्स को। डैम इजी, रशियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंड रूलर व्लादिमीर लेनिन कब डेथ हुआ था? पहले इन्होंने पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ कब होता है। आई डोंट नो, इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं, क्या मतलब होता है? लेकिन चलिए, ये कई लोग याद रखते हैं क्योंकि 1924 एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर था, क्योंकि यहाँ पे उनकी डेथ होती है और स्टालिन जो है चार्ज लेते हैं, इस चलते। तो 1924 मीडियम लेवल है क्वेश्चन। यहाँ देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द बुक और आर्टिकल सिविल डिसोबीडियंस। ये बुक बहुत फेमस है। क्यों फेमस है मैं ये बताता हूँ। हेनरी डेविड थोरू अमेरिका के थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी, लेकिन ये बुक ने गांधी जी को इंस्पायर किया सिविल डिसोबीडियंस के लिए। उन्होंने तो इसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आपको पता है 1931 में जो है एक पूरा मूवमेंट उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। तो ये जो बुक थी सिविल डिसोबीडियंस ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस 1849 की, हेनरी डेविड थोरू, इससे गांधी जी प्रभावित हुए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु रोट द बुक लॉ ऑफ द पीपल, हम लोग सभी जानते हैं कि 1999 में, इसका ईयर भी याद कर लीजिए, जॉन रॉल ने लिखा था। रॉल ने इस बुक के थ्रू अपनी जो थ्योरी थी ग्लोबल जस्टिस की दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम यदि जो लिबरल जो समाज है, वो लिबरल पीपल की बात करते हैं, स्टेट नेशन की बात नहीं करते। लिबरल पीपल जो है पहले सामने आए, आपस में एक इंस्टीट्यूशनल रूल बनाए जस्टिस का, और फिर नॉन लिबरल लेकिन जो डिसेंट पीपल है उनको वो जो है अपने साथ लाए, और दोनों मिल करके जो है 8 प्रिंसिपल और 3 इंस्टीट्यूशन बनाए। और अल्टीमेटली इसमें जो नॉन डिसेंट एंड बर्डन्ड पीपल, बहुत ही उन्होंने पोलाइट वर्ड यूज किया, आप कह लीजिए उनके अनुसार से जो बिल्कुल जंगली लोग हैं, जो एकदम बिल्कुल सभ्य नहीं है, उनको भी आप जो है हेल्प करके इस इंस्टीट्यूशनल अम्ब्रेला के तहत ला सकते हैं, और उससे दुनिया में ग्लोबल जस्टिस आ सकती है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा खास एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लोगों ने कहा कि ये तो एक लिबरल छद्म है, फैकैड है। मतलब ये एक तरह का फेलियर ही रहा, ये लॉ ऑफ पीपल का जो कॉन्सेप्ट जो इस बुक में थी। लेकिन इस बुक को जरूर याद रखें, 1999, जॉन रॉल। यहाँ पे लॉक दिखते हैं, आपको पता है वो किस लिए, कई चीज़ों के लिए। और एडवर्ड सेड जो है, ये ओरिएंटलिज्म जरूर इनका याद कर लीजिए, जिसमें इन्होंने एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल या कल्चरल जो डाइकोटमी है वेस्ट और ईस्ट के बीच में, और कैसे जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो ओरिएंटल या ईस्टर्न थॉट बुक्स या फिलॉसफी को इसलिए नहीं समझने की कोशिश करते कि वो समझें कि ईस्ट वेस्ट में क्या फ़र्क है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो ओरिएंटल या ईस्टर्न कल्चर या उसके सिविलाइजेशन को नीचे रखने, उनको उसको एक तरह से दूसने के लिए, उस पर हंसने के लिए कि कितना बेकार है, इसके लिए वो स्टडी करते हैं। और ये एक डोमिनेशन का तरीका है। ओरिएंटलिज्म नाम के बुक में इन्होंने 1978 में कहा था। फ्रांसिस फुकुयामा यहाँ दिखते हैं, जो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन नाम के बुक के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जहां उन्होंने एक तरह से बिगुल बजा दिया था 1992 में कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है वही आइडियलिस्टिक जो है एंड ऑफ हिस्ट्री है, आइडियोलॉजिकल सर्च ऑफ द हिस्ट्री। मतलब हिस्टोरिकल जो एक सर्च है ह्यूमन की कि बेस्ट सोशल अरेंजमेंट क्या है, क्या आइडियोलॉजी है, उसकी अब खोज जो है खत्म हो गई है। 1992 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया विद द एंड ऑफ द वॉर बिटवीन कम्युनिज्म एंड लिबरल कैपिटलिज्म। अब जो है फासिज्म पहले ही मर चुका था और कम्युनिज्म भी एक तरह से मर गया 1991 में। तो इसका मतलब कि विजय हो गई लिबरलिज्म और लिबरल कैपिटलिज्म की, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। इनफैक्ट दुनिया ने एक तरह से इसको माना, और पूरी दुनिया में जो है वो नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पूरे दुनिया ने इसको एक तरीके से माना कि यही आइडियल है, यही। लेकिन अब हम 30-40 सालों में हम लोगों ने ये इस चीज़ को समझ लिया कि कुछ भी आइडियल नहीं है, और ये भी आइडियोलॉजी में इतनी खामी है। फ्रांसिस फुकुयामा को याद रखें, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के लिए। हु रोट द बुक वन डायमेंशनल मैन, ये तो इतनी बार यूजीसी नेट में ही पूछा गया है कई बार। हर्बर्ट मार्क्यूस जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के बहुत प्रोमिनेंट थिंकर हैं। वन डायमेंशनल मैन बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो
ये उस समय लिखी गई थी जबकि कोल्ड वॉर का टाइम था, दोनों मतलब खेमे में बंधे हुए कम्युनिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल कैपिटलिज्म, और कैसे जो है आपको जब इतनी आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो जाती है वर्ल्ड में तो एक इंडिविजुअल चाहे दोनों कैंप में हो कैसे वन डायमेंशनल मैन बन जाता है। मतलब हमें बिल्कुल उस बैल की तरह बना दिया जाता है जो इधर उधर आइडियोलॉजिकली जो है डेविएट नहीं कर सकते हैं, या तो आप लिबरल कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो। वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूज। Who wrote the book The Human Condition? We all know, very famous book of Hannah Arendt. ईयर आपको याद है कितना है? 1958। चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे चूंकि भगवती जी दिखते हैं और इनके बुक जो है कहीं कहीं टपक पड़ते, मैंने दे दिया इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2004 में, जगदीश पी भगवती। Who asserted bureaucracy as an exploitative class instrument? कार्ल मार्क्स यदि हो तो, और इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मतलब ब्यूरोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ कमिटी फॉर क्लास डोमिनेशन। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप मैच करेंगे मैक्स वेबर को इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो उनकी वेरी फेमस बुक है, इसी में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी डेवलप किया था, उससे ये सीधा क्रैक हो जाता है। आप बिना मैच के आगे मत बढ़िएगा, बेहद आसान। इस स्लाइड में अनदर बुक का जिक्र आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थिंकर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु रोट द बुक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन। ये तो आप देख सकते हैं कैसे बुक्स पे इतना फोकस है। इसको लिखने वाले मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर के मैंने बहुत सारे प्रोमिनेंट बुक यहाँ पे दे दिए हैं। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, साइंस एज ए वोकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो यहाँ पे दिखता है, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड मेनी अदर्स। लेकिन इतना यदि आप याद रखते हैं तो कई एग्जाम में आपको हेल्प होगा। यहाँ पे हर्बर्ट मार्क्यूज दिखते हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के बड़े प्रोमिनेंट थिंकर, जर्मन। इनकी जो बुक है वन डायमेंशनल मैन, तो इसी आपको वीडियो में 2 बार मिलेगी। इरोज एंड सिविलाइजेशन भी इन्होंने लिखा है। रीजन एंड रिवॉल्यूशन, बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल नाम की बुक लिखी। क्रिटिक ऑफ प्योर टॉलरेंस, ये आपको क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की याद दिलाता है, इमैनुअल कांत का। और टेक्नोलॉजी वॉर एंड फासिज्म इन्होंने हाल में लिखा है, टेक्नोलॉजी वॉर एंड फासिज्म। तो हर्बर्ट मार्क्यूज को भी आप याद रखें। जो लेटेस्ट पेपर है उससे क्या लेसन हमें मिलता है? देखिए 11 क्वेश्चन है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अब कई लोग ये मानते हैं कि डब्ल्यूपीटी की इंपॉर्टेंस अभी कम हो रही है, आईपीटी की बढ़ रही है, या पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 11 क्वेश्चन मोर देन 10% है। 100 क्वेश्चन में 11, इनफैक्ट 90 क्वेश्चन ही होते हैं, 10 तो कंप्रिहेंशन होते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा खासा अभी भी डब्ल्यूपीटी से पूछता है। इसको आपको कम इंपॉर्टेंस नहीं देना है। फोकस यदि आप देखें तो बुक्स एंड ऑथर सबसे ज़्यादा फोकस में। यदि आप रट लें कि किसने क्या लिखा है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, मैचिंग टाइप में या सीधा क्वेश्चन भी। इसके अलावा जो हर थिंकर से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, फ्रेजेज हैं, वो आपको याद करना है। इसलिए मैं हमेशा जब ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जब मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और हम लोग मॉक प्ले करते हैं, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन मैं सबसे ज़्यादा रखता हूँ कि कौन से लाइक मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट ये किससे रिलेटेड है, या कॉन्सेंट, टैसिट कॉन्सेंट किससे रिलेटेड है। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं जो डिफरेंट थिंकर से रिलेटेड हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आफ्टर बुक्स एंड ऑथर। देन लेवल अब भी आप देखोगे तो ये सबका इजी है, इनमें 100% आप स्कोर कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से वर्क करता है, और फैक्चुअल और रोट लर्निंग पे इनका फोकस है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरा है, अच्छा अभी तक तो नहीं है। ओके, लेट अस बिगिन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन विथ जून 2024। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें से जो न्यू जो 3 पेपर हैं वो अभी मैं नरेट कर रहा हूँ। पुराने पेपर पहले से नरेटेड हैं, जस्ट आई हैव कोलैटेड, जिससे कि आपको ये पूरा फील मिल सके कि जो लेटेस्ट 8 पेपर्स कैसे दिखते हैं, किस रेंज के और किस लेवल के हैं। इट विल ट्रिमेंडसली हेल्प यू यदि आप पहले के PYQA के साथ इसको देखें तो ऑल पेपर्स। सो लेट अस बिगिन जून 2024 पेपर, जो कि कैंसिल हो गया था एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में था, क्योंकि उन्होंने पेन पेपर टेस्ट किया था जो एक तरह से फेल इनका एक्सपेरिमेंट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है जो इन्होंने गफलत किया, मतलब कंफ्यूज किया खुद अपने को भी, स्टूडेंट को भी, बिकॉज इसमें दोनों ही ये सही हैं। वी ऑल नो कि एलेक्स डे टॉकवेल ने बेसिकली पहले जो है अपनी बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में जो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी है उसको टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी करार दिया था, लेकिन बाद में यही कॉन्सेप्ट जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी
डिस्कस किया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए, और एलेक्स de Tocqueville की जो बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बुक मानी जाती है, जहां उन्होंने दो डेमोक्रेसीज फ्रेंच और अमेरिका को कंपेयर किया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है। पहली बात तो ये हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में कहता है, जो जर्मन थिंकर, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के एक लीडिंग थिंकर रहे हैं, और उनके एक बुक वन डायमेंशनल मैन के बारे में कहता है। क्या कहता है, ये खुद क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करता है। इन विच बुक हर्बर्ट मार्क्यूज हाईलाइटेड द टोटलिटेरियन कैरेक्टर ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। जो एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसकी जो टोटलिटेरियन चरित्र है, टोटलिटेरियन को हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, जो हर तरह से आपको जकड़ ले, टोटलिटेरियन, उसका जो चरित्र है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन टेरर एंड ओपन ब्रुटलिटी, ये जैसे कि कम्युनिस्ट या फासिस्ट रिजिम उसकी तरह का ये टोटलिटेरियनिज्म नहीं है। ये बहुत ही सबटल इकोनॉमिक वे में है, साइकोलॉजिकल है, जहां पे कि कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम से, प्रचार से, मीडिया से नीड को क्रिएट किया जाता है, आपको एज ए कंज्यूमर बना दिया जाता है, और जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आप गुलाम होते हैं। तो एक तरीके से आपको वन डायमेंशनल मैन बनाया जाता है, वन डायमेंशनल मैन। Who wrote the book The Origin of Totalitarianism? ये सब तो फर्स्ट लेवल की बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये उतनी ही फेमस थिंकर हैं आना आरेंट। ये ज्यूज थी जो भाग के अमेरिका आई थी जब वहाँ पे टॉर्चर हो रहा था एडोल्फ हिटलर के रेजिम में। तो बहुत सारे ज्यूज आए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन भी आए थे, उसमें से एक ये भी थी जो अमेरिका आई थी। उनकी जो बुक है ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बुक सबको देख लीजिएगा, वेरी फेमस बुक, द ह्यूमन कंडीशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ऑन वायलेंस, ऑन रिवॉल्यूशन एंड इकमैन इन जेरूसलम। इकमैन जो है वो एक ऑफिशियल थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जिन्होंने वो गैस चैम्बर एंड ऑल ये सब को अंजाम दिया था, और उसके बेसिस पे उनकी जो ट्रायल हुई है जेरूसलम में, उस पे वो एक किताब लिखती हैं, और ये उसी के थ्रू अपनी जो कॉन्सेप्ट बैनलिटी ऑफ इविल है उसको एक्सप्लेन करती हैं। बैनलिटी ऑफ इविल मतलब कि आपको लगता होगा कि जिसने गैस चैम्बर में ज्यूज लोगों को मारा वो कितने ड्रैकुला जैसा वो पर्सनालिटी होगा, लेकिन जब आप मिलते हैं इकमन जैसे ऑफिशियल से, तो आपको लगता है कि ये तो एकदम बिल्कुल डे टू डे हमारे जैसे लोग हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों से ऐसा क्राइम होता है। तो ये बैनलिटी ऑफ इविल है, मतलब जहाँ की इविल जो है आपको कोई डिस्टिंग्विश नहीं दिखता है, डे टू डे मुंडेन वर्क जैसा दिखता है। ओके, यहाँ पे आपको रॉल्स, कार्ल मार्क्स एंड थॉमस हॉब्स ये सब दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मैच करना है बेहद बेहद आसान है। अब आपको पता है कि जॉन रॉल की जो बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, तो और यहाँ ये इतना आसान है कि ए का वन केवल एक ही में है, तो ये सीधा क्रैक हो जाता है, बाकी आप मैच कर सकते हैं। अभी एक बुक हम लोगों ने देखा भी आना आरेंट की, ऑन रिवॉल्यूशन, प्लाटो की जो लास्ट बुक है द लॉज, एंड जॉन लॉक की जो वेरी फेमस बुक है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। चूंकि यहाँ जॉन लॉक की टॉलरेशन पे बुक है, तो इनकी जो एजुकेशन पे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन सबको भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, उनके पीरियड को भी एक बार दिमाग में ले आई। Who stated history is the growth of region to consciousness of itself and constitutional legalistic state is the culmination of history। इस तरह से historical evolution of consciousness की जो बात करते हैं, जो वर्ल्ड स्पिरिट में, मतलब कंसियसनेस जो है इवॉल्व इस तरीके से होता है कि वो एक यूनिवर्सलाइज्ड हो जाता है, अपने पीक पे पहुंचता है और वर्ल्ड स्पिरिट बनता है। इस जिसको कि उन्होंने वेल्ड गेस्ट कहा था, गेस्ट मतलब स्पिरिट, वेल्ट मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड स्पिरिट, ये हेगल का ये कॉन्सेप्ट है। और ये भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उस समय का जो प्रूसियन स्टेट था उसको उन्होंने कहा कि ये डिनोट करता है इस वर्ल्ड स्पिरिट को, वर्ल्ड जेस्ट को। हेगल की चूंकि बात आई है तो कुछ बुक्स उनके जो है दिमाग में ले आइए, उसकी मैंने क्रोनोलॉजी भी दी है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, जो कि कई जगह पूछा जाता है। इसी में बेसिकली उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ स्टेट एंड एथिकल लाइफ, सिविल सोसाइटी, ये सब का जिक्र किया है, एंड लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। Who wrote the book A Vindication of the Right of Women? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, we all know Mary Wollstonecraft. Who stated the world can be molded
only with the gun. Whoever wants to seize the political power of the state and to maintain it must have a strong army. अब इस तरह की बात देखिए प्लाटो कह नहीं सकते, आइडियल स्टेट देते हैं, जॉन रॉल को इन सब चीज़ों से पावर पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, जॉन लॉक भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की बात करते हैं, इसीलिए ये माओ जेदांग ही कह सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो अलग था, परहैप्स जॉन लॉक था, लाइक दैट कुछ था, तो इस पे चैलेंज किया गया होगा। यहाँ पे माओ जेदांग का जो जिक्र आता है तो इनके जो कुछ फेमस कथन है या फेमस कोट मैंने यहाँ पे दिया है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, वही यहाँ पे भी इंडिकेट होता है जो यहाँ पे कही जा रही है। A revolution is not a dinner party or writing an essay or blah blah blah. A revolution is an insurrection, an act of violence by which one class overthrows another. ये बहुत ही फेमस कथन इसलिए मैंने दे दिया है। Let a 100 flower bloom, let a 100 schools of thought center. तो ये तो उनकी एक स्कीम, मतलब एक मूवमेंट भी था, 100 फ्लावर जो मूवमेंट है, तो बेसिकली मतलब थॉट, इनोवेटिव थॉट आनी चाहिए, चाहे वो आपके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। थर्ड कोट। अब आइए जून 2024 की जो रीटेस्ट हुई थी, उनको फिर से रीटेस्ट करना पड़ा, सितंबर पिछले महीने हुई है, वो 2 शिफ्ट में हुई है, और मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थी, तो उसकी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी जो है बेहद आसान है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें मैचिंग है, तो जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी, ये तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है जॉन रॉल की है, तो इसी से आपका हो जाएगा सी का 2 सॉरी सी का 2 जो है ये 2 है, तो यहाँ पे आप 50-50 गेम खेल लेते हैं, तो एक और ढूंढना है। और यहाँ पे वुमेन की राइट की कौन बात करेगा, फ्रीडम राइट्स एंड सिटीजनशिप वुमेन एज वेल एज मैन, तो मैरी वॉल्स्टनग्राफ्ट, तो डी का 1, और ये देखिए आपका हो जाता है क्रैक। इसका मतलब पीपल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब सिटीजन कौन होने चाहिए, एरिस्टोटल। और चौथा जो है कार्ल मार्क्स, इमेंसिपेशन की बात करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन को हटाने की बात करेंगे, तो इजी। ए थिंकर ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड रिवोल्यूशनरी एक्शन, इसमें से यदि चुनना हो तो ऑफ कोर्स जैसे ही आप एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल यदि आएगी तो उसमें पोस्ट कॉलोनियल थिंकर या एंटी कॉलोनियल थिंकर फ्रेंच फैनन का जिक्र आएगा, इसमें से और कोई ऐसे नहीं है। और इनकी जो बुक है, ये सब इतना ज़्यादा पूछा जाता है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ये डाइंग कॉलोनियलिज्म एंड रिचर्ड ऑफ द अर्थ, मैंने इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है। और अल्जीरिया के जो लिबरेशन मूवमेंट है उसमें फ्रेंच फैनन का बहुत बड़ा हाथ है। Who observed that intellectuals are the dominant group's deputies exercising the subaltern functions of social hegemony and political government. इंटेलेक्चुअल पे जो ग्रामस्ची के जो थॉट हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि वो बेसिकली जो एक इंटेलेक्चुअल हैं वही जो हैं वो आर्मी हैं, मतलब कल्चरल डोमिनेंस के आर्मी वो हैं, उनके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि कलम है, कलम के तलवार से जो है वो घायल करते हैं। 2 टाइप के इंटेलेक्चुअल को उन्होंने बात की है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल रहे हैं, जो मासेस से कटे हुए होते हैं, लेकिन जो उस समय के पावर स्ट्रक्चर होते हैं, उस समय के इलीट ग्रुप या डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, उसके साथ वो खड़े दिखते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो क्लास कॉन्शियसनेस से पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन जनरली वो जो हैं उस क्लास को बिलोंग करते हैं जो काउंटर हेजेमनी बना रहा होता है, मतलब कि सर्वहारा वर्ग या सबल्टर्न वर्ग या वर्कर। तो इंटेलेक्चुअल के बीच की ही लड़ाई है, यदि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जीतेंगे तो रिवॉल्यूशन होगा, काउंटर रिवॉल्यूशन, और वर्कर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। यदि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल का चलता रहेगा तो जो व्यवस्था है बनी हुई वही बनी रहेगी, जो डोमिनेंट क्लास है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे चूंकि इंटेलेक्चुअल्स की बात आई है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन सबल्टर्न एंड इंटेलेक्चुअल ये सब जो सबल्टर्न वर्ड ही जो है कॉइन किया है ग्रामस्ची ने, तो आप ग्रामस्ची के साथ जा सकते हैं। ग्रामस्ची का जिक्र आया है तो उनकी जो बुक है, प्रिजन नोटबुक, मॉडर्न प्रिंस एंड सॉदर्न क्वेश्चन, मैंने ईयर नहीं दिया है क्योंकि इनके सारे बुक बाद में अलग अलग टाइम में उनके डेथ वेथ के बाद पब्लिश हुए हैं इसलिए, लेकिन ये बुक्स पूछे जाते हैं। यहाँ जो मैच करना है ये भी खासा आसान है, जैसे कॉन्सेंट का जिक्र चूंकि यहाँ पे आता है, इन इट इज द कॉन्सेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, तो कॉन्सेंट बेस्ड लेजिटिमेशन जो है जॉन लॉक का है, तो बी का 4
और इसी से आपका ये हो जाता है क्रैक। और आप बाकी देखिए मैच कर सकते हैं। द विल इज फ्री व्हेन इट्स इन आर इट्स ओन सो दैट इट इज सेल्फ डिटर्मिनिंग। इस तरह से विल को डिफाइन करना है। हेगल का आप सोच भी सकते हो, रूसो से कंफ्यूज कर सकते हो, इनका जनरल विल है और यहाँ पे विल की बात हो रही है, फ्री विल। यहाँ पे वर्चू है, आई डाउट कि ऐसा इनको लिखना चाहिए था। वेटू है जो इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंटरप्राइज या एक तरह का हुस्पा, एक तरह का पौरुष, उद्यमिता, उस टाइप की चीज। सो वेटू इज इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड स्टेट। सिटीजन में भी वेटू होनी चाहिए और स्टेट में भी। सी का मैकियावेली होगा। और मैन नेचुरली गुड इन द मोरल सेंस। आप इनका जो सैवेज, जो नोबल सैवेज का कॉन्सेप्ट, मतलब कि जब सिविलाइजेशन करप्ट करता है मैन को, इमोरल बनाता है। यदि सिविलाइजेशन ना हो, मैन यदि नेचर में रहे तो नेचुरली जो है मोरली गुड है। उसमें पीटी है, सेल्फ प्रिजर्वेशन और पीटी, दूसरे की दया भी है। रूसो arrange John Rawls' writing in chronological order which indicate his evolution as a philosopher of eminence. अब यहाँ पे इन्होंने एक मिसचीफ किया है। जस्टिस एज फेयरनेस यदि हम बुक लेते तो इसका क्रम दूसरा होता और कोई इसमें से कोई आंसर सही होता ही नहीं। लेकिन इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस उनकी फर्स्ट जो है, पहले उन्होंने एस्से लिखा था 1958 में और बाद में, बहुत बाद में 2001 में बुक लेकर के आते हैं। तो ये तो एक मिसचीफ है। तो यदि उस एस्से को हम लें तो सी सबसे पहले आएगा और सबसे बाद में लॉ ऑफ द पीपल 1999 में लिखते हैं तो डी। सी और डी से अंत होता हुआ केवल 2 है, तो यहाँ पे इसको खत्म कर दीजिए। इसमें ए बी है, बी ए है। तो ए बी में देखें तो थ्योरी ऑफ जस्टिस आप 1971 आपको याद रखना चाहिए। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म बहुत उसके बाद आई है, 20 साल 21 साल 22 साल बाद आप देख सकते हैं। तो ये बी ए होगा और बी ए यहाँ पे है, बी ए, इसलिए यही सही है। लेकिन ये एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप इसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि आप बुक के थ्रू जाते तो फिर आप इसको चैलेंज करते कि कंफ्यूजिंग है। ये एक मिसचीफ है जो सेटर को नहीं करना चाहिए। Chronologically arrange the classical works of Western political philosopher. Again ये बुक है तो ये तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसा नहीं है, लेकिन इस सबको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की 1762 से शुरुआत होती है, तो बी से शुरुआत होगी और एक ही है जो बी से शुरुआत हो रही है और कोई है ही नहीं इसमें। इस वे में ये आसान है। यदि आपको लगे कि और बाकी सब उसके बाद के हैं, लाइक विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमन 1792 की है, एलिमेंट्स ऑफ राइट्स, फिलोसफी ऑफ राइट हेगल की 1920 या 21 जो भी कह लीजिए, और मार्क्स के जो बुक हैं फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 की है और ऑन लिबर्टी तो 1859 की है। तो आपको इतना जानना भी नहीं है, केवल ये कि ये सब जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद के हैं। तो ये this way you should try to crack, not keep brute memorizations. Anna Arendt analyzed the vita activa via 3 categories of endeavor which correspond to 3 fundamental activities of human being in the world. तो उन्होंने जो 3 वीटा, उन्होंने वीटा एक्टिवा, वीटा कंटेम्पलेटिव कहा था। मतलब एक कि हम कुछ करते हैं, मतलब ह्यूमन करते क्या है, या तो हम कुछ करते हैं मतलब एक्शन करते हैं, हमारे हाथ पांव हिलते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट एंड ऑल, या हम जस्ट सोचते हैं, जैसे कि हम सो रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, तो कंटेम्पलेट करते हैं। यही 2 हम एक्टिविटी करते हैं। अगेन जो हम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, वो एक्शन 3 टाइप का हो सकता है। 1 इज लेबर, मतलब जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, हम खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मतलब जो कोई भी जानवर करता है, जो जानवरों से हम शेयर करते हैं वो लेबर है, सबसे लोअर लेवल की एक्टिविटी है, एक्शन है। उसके ऊपर जो है वर्क है, सभी लोग काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ करके जो है हम जीवन यापन करते हैं, वो हमारा वर्क है। और वहाँ हम सोशल प्रोडक्शन करते हैं, कोई लकड़ी का सामान बना रहा है, कोई लोहे का बना रहा है, कोई बुक लिख रहा है, एंड दीज आर द वर्क। दिस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ इंड्यूरिंग ऑब्जेक्ट्स और सर्विसेज हम क्रिएट करते हैं, आर्टिफैक्ट दैट आउटलास्ट द इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल के बाद भी रहता है, जब कोई मैसनरी, कोई आर्किटेक्ट बनाता है, कोई पेंटर, तो अभी भी देखिए 400 साल तक रहता है। तो ये वर्क है, ये हायर लेवल का है, लेबर के ऊपर वो कहती हैं। लेकिन हाईएस्ट लेवल जो है एक्शन है, और ये क्या है, इट इज रियल्म ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे इंडिविजुअल दूसरे के साथ इंगेज होता है पब्लिक अफेयर में थ्रू स्पीच एंड डायलॉग, और दुनिया को बदलता है। जहाँ पे कि हम कानून बनाते हैं, हम समाज के नियम चेंज करते हैं, हम सोशल रिफॉर्म करते हैं, ह्यूमन अरेंजमेंट को मैनेज करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइफ की कम्युनिटी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ये जो एक्ट है,
ये हाईएस्ट लेवल का है एक्शन। सो लेबर वर्क एंड एक्शन जो है LWNA, ये वीटा एक्टिवा को दर्शाता है। ये जो अरेंजमेंट है हिरार्की कि एक्शन टॉप में है, लेबर नीचे, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसोफर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये तो बहुत खासा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये सब बहुत ही मॉडर्न थिंकर हैं, मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है। हर्बर्ट मर्क्यूज से शुरुआत होती है और जॉन रॉल सबसे बाद में आते हैं। थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हैं, जैसे आप ये जरूर गेस कर सकते हैं कि कार्ल पॉपर पहले आए होंगे और जॉन रॉल बाद में। यदि आप ये गेस कर सकते हैं तो आप ए जो है पहले आया और जॉन रॉल बी जो है बाद में, तो ए बी करके आया होगा। यहाँ देखिए तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ये बी ए है, तो एटलीस्ट एक इसमें से हट गया। यदि आप ये कर सकते हैं कि रॉबर्ट डहल जो हैं वो पहले आए होंगे, जॉन रॉल बाद में, डी बी, यदि आप ये सोच सकते हैं तो डी बी देखिए यहाँ बी डी है तो ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे डी बी है तो चलेगा, यहाँ पे डी बी है, तो आपने 50-50 गेम जो है खेल लिया। तो एटलीस्ट इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब यहाँ सी पहले है, ई बाद में, सी और ई, सी बी मैकफर्सन और हर्बर्ट मर्क्यूज, तो यहाँ पे आके आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हर्बर्ट मर्क्यूज पहले हैं तो ई जो हैं वो पहले हैं, तो ये होगा। तो डिफिकल्ट मतलब इस तरह के, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता है। एंड थोड़ी बहुत आपको थिंकर्स के जो क्रोनोलॉजी है, कब उन्होंने अपना काम किया है, कौन कौन बुक लिखे हैं और कब वो पैदा हुए हैं, लगभग, मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल याद करना है। की एलिमेंट्स ऑफ मैकियावेलीज इंक्लूड, अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर दिया BDE है, मतलब ये तो है ही कि ही वॉज क्रिटिक ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी और आइडियाज, जबकि उन्होंने हिस्टोरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच भी अपनाया था, लेकिन क्लासिकल पॉलिटिकल आइडियाज जो थे उससे बहुत हट करके वो रेनेसा को मॉडर्न दिखाते थे, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, उस टाइप का ब्रूट जो उसको बोलते हैं, ए मोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डोमेन एकदम ऑटोनोमस हो, इस टाइप के, तो वो क्रिटिकल थे क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी से। आइडिया ऑन रिपब्लिकनिज्म उन्होंने दिया था अपने डिस्कोर्स ऑन लिवी में, और पावर के बेसिस पे स्टेट को एनालाइज किया था, तो पावर पॉलिटिक्स, तो ये तीन तो सही है, लेकिन ही ऑल्सो क्लासिफाइड पॉलिटिकल रिजीम लाइक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की, रिपब्लिकन, तो क्यों नहीं इसमें ए होगा, आई डोंट नो, लेकिन चूंकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया, तो कंफ्यूजिंग तो है ही। आइए अब हम जो जून के जो रीटेस्ट हुए हैं उसके सिफ्ट 2 के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो सुपर इजी हो सकता है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल, ए का 1, और ए के 1 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। फिलोसफी ऑफ राइट हेगल की है, तो बी का 4, और ये आपका हो गया क्रैक, बाकी मिला लीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल आइडियाज, तो इसमें आप बी पे आइए। मॉन्टेस्क proposed a system of checks and balance in the form of separation of power, which became the important feature of not British but USA constitution, not British। ब्रिटिश में उसे सेपरेशन ऑफ पावर है भी नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, क्योंकि इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में घालमेल होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। तो बी को यदि एलिमिनेट करते हैं, बी 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 और आंसर मिल गया, बाकी पढ़ लीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, अब यहाँ पे देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है तो सी पे आइए। एंटोनियो ग्राम्स्की रोड द फेमस बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये माओ जेदांग की बुक है, वी ऑल शुड नो। यदि आप ये जानते हैं तो सी को एलिमिनेट कीजिए, सी को एलिमिनेट कीजिए और आपको आंसर मिल जाता है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, ये क्वेश्चन इनका इनवैलिड मुझे लगता है। इन्होंने जो अरेंज किया है कोई भी सही नहीं है। मैंने यहाँ सारे बुक का ईयर दे दिया है। जो फर्स्ट जो है वो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स अमंग नेशन आएगा, जो 1948 की मॉर्गनथाउ की बुक है, क्लासिकल रियलिज्म की प्रिंसिपल, वो 6 प्रिंसिपल देते हैं, तो सी से स्टार्ट होगा। चलिए ये तो 50-50 गेम खेल लिया आपने। और लास्ट जो है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, सैमुअल हंटिंगटन की, वो 1996 की है, तो उससे बाद की कोई बुक नहीं है, तो ई से लास्ट होगा। लेकिन यदि आप सी और ई से लास्ट होता हुआ देखें तो ये क्रम जो है गलत है, बिकॉज बी डी ए नहीं होके होना चाहिए था डी बी, डी बी, डी बी,
डी भी ए होना चाहिए था। मतलब देखिए इसका क्रम सही क्या होना चाहिए था, कोई भी इसमें सही नहीं है। सही क्रम है इसमें सी डी बी ए ई। सी मतलब कि फर्स्ट पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948, फिर डी सेकेंड सेक्स जो 1949 एक ही साल बाद आई पॉलिटिक्स अमंग नेशन के बाद। बी जो उसके बाद आता है मैन द स्टेट एंड वॉर, ये जो बहुत अर्ली बुक थी केनेथ वॉल्ज की, उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो मैन स्टेट वॉर में जो है वो बुक यदि आप देखें तो 1959 की बुक है। तो ये थर्ड नंबर पे आएगी। और ए पे आएगा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की 1992 की और 1996 की बुक। तो इसमें कोई भी इसको मैच नहीं करता है, इसलिए आई डोंट नो क्या पूछते हैं ये। अब फाइनली आइए दिसंबर 2023 जो अभी हाल में एग्जाम हुई है उसके देखते हैं। वो शिफ्ट एक ही शिफ्ट में हुई, इसलिए 2 शिफ्ट के पेपर नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत जान के आश्चर्य हुआ, केवल 5-6 क्वेश्चन है। एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि डब्ल्यूपीटी को इतना शॉर्ट चार्ज क्यों किया गया है, मतलब इतना कम क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। यहाँ फोकस थोड़ा चेंज होकर पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ चला गया है, वो मैंने ऑलरेडी एनालाइज किया है। पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन बहुत कम है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं थे। अरिस्टोटल, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ये कर सकता है, लेकिन यदि आपने अरिस्टोटल को ज़्यादा पढ़ा था आपको पता है कि वो डेमोक्रेसी को बहुत तरीके से डेराइड करते हैं, मतलब दूसते हैं। उसमें से एक है कि ये डेमोगॉग के हाथों में चला था। डेमोगॉग वो हैं जो कि पब्लिक को मीठी मीठी बातें करके, इमोशनल बात करके, वो एक तरह से बातों के जाल में उलझा करके ना उनको सब्ज बाग दिखा करके उनका पक्ष ले लेते हैं, मतलब उनके समर्थन ले लेते हैं। इसको डेमोगैग कहते हैं, ठग कह लीजिए एक तरह से। तो एरिस्टोटल क्रिटिसाइज पॉपुलर रूल ऑन द ग्राउंड दैट मासेज वुड रिसेंट द वेल्थ ऑफ द फ्यू। यहां तक तो चलिए ठीक है, आप पता नहीं आपको वेग लगेगा। एंड टू इजली फॉल अंडर द स्वे, मतलब उसके फॉल प्रे टू कह लीजिए, टू द डेमोगॉग। तो डेमोगॉगिक लीडर्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, जो लोगों को बातों में भरमा करके उनका वोट लेते हैं। तो डेमोगॉग तो आप मीडियम मैंने रखा है। ये बुक जो है इतना फेमस है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी, जोसेफ शुम्पीटर का, कोई इसको भूल नहीं सकता, जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को एक जस्ट एक पॉलिटिकल मेथड करार दिया था, जिसके थ्रू हम पीरियोडिक इलेक्शन के द्वारा इलीट को चुनते हैं या रूलर को चुनते हैं। अब यहां पे देखिए कितना आसान इन्होंने कर दिया। इन्होंने कहा कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन जो मेटेरियलिस्टिक हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है उसको अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में काफी बार पूछा गया है। इन्होंने खुद कह दिया है कि फाइनली द प्रोलेटेरिएट abolishes itself, abolishes all class distinction and class antagonism, and also abolishes the state as state, मतलब स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी हो जाती है। इससे ज्यादा अंत क्या होगा? और इन्होंने कहा भी है फाइनली। और बी से अंत होता हुआ केवल एक ही ऑप्शन है, इससे आसान कुछ हो सकता है? बिना पढ़े भी आप इसको बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। ग्राम्शी की जो बुक है प्रिजन नोटबुक, तो ए का 2 और ए के 2 से ही ये क्रैक हो जाता है। अब इससे ज़्यादा सुपर इजी क्या होगा? लेकिन आप बिना मैच के मत आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल? सुपर इजी, जस्टिस एज फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो चौथा अपने आप गलत हो जाता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है क्यों। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम लोग जून साइकिल, जिसने कि बहुत परेशान किया स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े ऑर्बिट लेवल के ज़्यादा थे, उससे डब्ल्यूपीटी में नहीं। और लेकिन फिर भी यहाँ भी वो थोड़ी जो कठिनाई हुई होगी स्टूडेंट को, इसलिए इसका कट ऑफ भी लो गया था। इसके 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट एज रेटोरिकल नॉनसेंस? रेटोरिक जानते हैं क्या होती है? जिसको आप जुमला कह सकते हैं, रेटोरिक। तो रेटोरिकल नॉनसेंस है। तो रेटोरिकल नॉनसेंस का वर्ड सुनते ही या नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट, ये आपको जेरेमी बेंथम का ध्यान आना चाहिए, जिन्होंने नेचुरल राइट को इस तरीके से डेराइड किया था या रिडिकुल किया था। उनके लिए राइट्स जो है वो लॉ पे आधारित होती है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट के वो समर्थक हैं। इजी क्वेश्चन, हु सेड दैट इट इज बेटर टू सफर रॉन्ग देन डू रॉन्ग? ये आना आरेंट का कथन है। ये बहुत ही डीप फिलॉसफी है, बहुत कॉमन सेंसिकल है, लेकिन सोचने की बात है। ये कहती हैं कि देखो, यदि आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आप जो है जुल्म सहो या जुल्म करो, तो बेटर है जुल्म सहना। अब ये कहती हैं क्यों? कई बार आपको लगेगा कि क्यों जुल्म सहे। तो इनका कहना है कि जो जुल्म सहते हैं उनके साथ तो वो भी रहने के लिए तैयार हो जाता है जो जुल्मी है, जो उसने जुल्म किया है।
मान लो एक पति एक पत्नी पे जुल्म कर रहा है, यदि पत्नी उसको सहते रहे तो हस्बैंड उसके साथ हमेशा बना रहेगा, भले ही उसको मजा आएगा कि मैं जुल्म कर रहा हूं, लेकिन ये कहती हैं तो एटलीस्ट आपके साथ सभी रहेंगे, वो भी आदमी रहेगा जो आप पे जुल्म कर रहा है, और आपके जो साथी हैं, जो आपके नियर डियर हैं, वो सब भी आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन जो आदमी खुद जुल्म करता है उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता, जुल्मी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। ये कहती हैं कि यदि कोई मर्डरर है ना, किसी ने मर्डर किया, वो भी किसी दूसरे मर्डरर के साथ नहीं रहना चाहेगा। इसका मतलब कि यदि आप जुल्म करोगे तो आप अकेले रह जाओगे, इनका कहने का। इसलिए बेटर टू सफर देन टू डू रॉन्ग। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे एक सिंपल ट्रिक जो है यूज होता है, जो मैं क्रोनोलॉजी में हमेशा आपको कहता हूं कि आपको पूरा क्रोनोलॉजी नहीं जानना है, केवल 2 बुक का भी सीक्वेंस कई बार आप जानते हैं क्रोनोलॉजिकली तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। कैसे? अरेंज द फॉलोइंग बुक इन सीक्वेंस, मतलब क्रोनोलॉजिकली। अब ये देखिए प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन, ये तो खैर जॉन ऑस्टिन ने लिखा है, बहुत फेमस बुक है, जो कि लीगल पॉजिटिविज्म के एक बहुत बड़े प्रणेता थे। उन्होंने मोनिस्ट एंड एक तरह का लीगल थ्योरी ऑफ जो है सॉवरेंटी दिया है, ये भी हम लोग जानते हैं। एंड जॉन ऑस्टिन, ज्यूरिस्ट ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शन, वेरी फेमस कथन उनका है। तो उनकी बुक है, और ये 1832 में लिखी गई। आपको जानने की जरूरत नहीं कि कब लिखी गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि, मुझे तो इसका डेट याद रहता है 1762, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ। एनीवे, ये सब भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। केवल ये आप देखिए कि 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, और लेवाइथन, ये लेवाइथन हॉब्स लिखते हैं, ये लॉक लिखते हैं। तो डेफिनेटली पहले डी आई होगी, फिर सी। इसका मतलब डी सी जिसमें है वही सही होगा, सी डी है गलत है, सी डी गलत, सी डी गलत, सी डी गलत, केवल एक ही बचता है, डी सी आपको जानना ही नहीं है। तो ये इस तरह की ट्रिक को जब तक आप नहीं लर्न करोगे तो आप यूजीसी नेट जैसे या कठिन इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, ब्रूट नॉलेज पे कभी क्रैक नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रीटीज ऑफ लॉक इज ए गन विथ 2 बैरल, मतलब एक गन है जिसके कि 2 दुनाली है। सॉरी मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, दुनाली है। तो उस दुनाली से वन ऑफ विच इज डायरेक्टेड अगेंस्ट फिल्मर, एक जो है फिल्मर को गोली मारता है और दूसरा हॉब्स को। तो ये बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। बेसिकली जो उनकी जो 2 ट्रीटीज है, जो बुक है 2 ट्रीटीज, उसमें उन्होंने दोनों फिल्मर के डिवाइन राइट थ्योरी को काटा है और थॉमस हॉब्स का जो निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर की जो निगेटिविटी है, जिसको कि वो उभारते हैं कि ईगोइस्ट होते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, और उसके चलते जो है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होता है। मतलब ह्यूमन बाय नेचर जो है वो इविल है, विकेड है, ईगोइस्ट है, बुली करना चाहता है, उसको वो काटते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट इज ट्रू दैट लॉक फुल्ली रियलाइज दैट फॉर द फुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑफ स्टेट एंड ऑब्लिगेशन ही मस्ट रिफ्यूट बोथ फिल्मर एंड हॉब्स। ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये आसान है, मतलब कि आप इसको, लेकिन ये जो फर्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद कर लेना चाहिए कि ये दोनों को ही जो है उन्होंने अपने सेकेंड ट्रीटीज या 2 ट्रीटीज में उन्होंने काटा है। ये यहाँ पे देखिए, इसको मैच करनी है कॉन्सेप्ट एंड थिंकर से। इसमें यदि आपको पता है कि ये कोई भूल नहीं सकता कि रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल जो है हेगल का है। यदि बी को 2 से हम मैच करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका सीधा मैच हो जाता है। इससे आसान क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि सीधा मैच्ड है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा मैच है। अब आप इसको पढ़े बिना आगे मत बढ़िएगा, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि कई बार केवल एक कॉन्सेप्ट जानने से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। 53 देखिए, Rousseau in his book Discourse on Origin of Inequality drew distinction between 2 type of inequality। ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है जो मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कन्वेंशनल नेचुरल इनइक्वलिटी, 2 टाइप की इनइक्वलिटी। एक इनइक्वलिटी जो नेचर में है, जो कि बैलेंस आउट हो जाती है, और दूसरा जो हमने क्रिएट किया है सोशल स्ट्रक्चर से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जो स्ट्रक्चरल जो पावर होते हैं, कौन ऊंचे हैं कौन नीचे हैं, खास करके प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी, वो कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है। सो इट इज नेचुरल एंड कन्वेंशनल। तो बी एंड डी, ये चूंकि 2 यहाँ पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है।
Who among the following said political equality therefore is never real unless it is accompanied by virtual economic equality, political power? I don't know ये कैसे पूछ उन्होंने जोड़ दिया है और ये कैसे सेंटेंस, ऐसे कई इसमें यूजीसी नेट में इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि मीनिंग थोड़े वेग हैं, गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, उससे अर्थ का अनर्थ भी हुआ है। सिर्फ 2 में मैंने 1-2 क्वेश्चन देखा है जहाँ हिंदी में ठीक है, इंग्लिश में गलत है। यहाँ पे ये आई डोंट नो अचानक पॉलिटिकल पावर कैसे आ जाता है, लेकिन ये कहने वाले जो हैं लास्की हैं और डिफिकल्ट है ये सब गेस करना किसने कहा है, ऑलवेज डिफिकल्ट होता है। आप बहुत इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, कॉट्स्की ने कहा है या लास्की ने कहा है। मिल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि ये भी मार्क्सिस्ट थे, ये भी एक तरह से लेफ्टिस्ट थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। with which book is the following statement related? Law is the command of that person whose percept contains in the reason of obedience. इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन, तो बहुत सिंपल है। ये कहता है कि लॉ किसका कमांड है? एक ऐसे पर्सन का जो कि ऑफकोर्स सॉवरेन है, और ये जो है हॉब्स कहते हैं लेवाइथन में, ऐसे पर्सन का कमांड है सॉवरेन, जिसकी की ऑर्डर को मानना जो है वो आपके लिए बहुत रीजनेबल है या तार्किक है या रैशनल है, आपको मानना ही चाहिए। उसका कारण क्या है कि यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो फिर आप एनार्की में चले जाएंगे और लाइफ वुड बी इवन वर्स देन कि यदि आप कोई अनकंफर्टेबल लॉ को माने। इसलिए नहीं कि आप केवल डर करके मानते हैं उस व्यक्ति को सॉवरेन का, लेकिन चूंकि उसके कमांड को मानने से समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और अपना जीवन जी पाएंगे, इसलिए उसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। यही बात इसमें कहना चाहते हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी हॉब्स की जो इंग्लिश है बहुत ही आर्किक है और उससे काफ़ी सारा जो है क्वेश्चन सेटर जो है पूछ के आपको परेशान करते हैं, लेकिन ठीक है, एक बार देख लीजिए। द टर्म वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन एसोसिएटेड। अब ये क्वेश्चन बहुत रन ऑफ द मिल इसलिए हो गया है कि ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ये ग्रामस्ची जो है वो 2 टाइप की जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर की बात करते हैं। ये कोई ताले भाले तलवार की जो है वॉर नहीं है। ये वॉर है एक डोमिनेंट क्लास है और एक काउंटर हेगोमनिक क्लास है जो कि दबा कुचला है, सब अल्टर्न है, वो उसको पलटने की कोशिश कर रहा है। तो किसका डोमिनेंस होता है? तो वॉर ऑफ मैन्यूवर जो है वो रैपिड एंड विजिबल काइंड ऑफ चेंज है, जिसके थ्रू जो है सीधा कन्फ्रंटेशन, इसमें थोड़ी बहुत जो है फोर्स का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन वॉर ऑफ पोजीशन वो है जो कि वॉर ऑफ एट्रिशन है, वो दसियों साल चलता है, जिसमें कि आप एक आइडियोलॉजी को काटते हैं अपने काउंटर आइडियोलॉजी से और बहुत टाइम लगता है आपको उस हेजेमनी को तोड़ने में। वो वॉर ऑफ मैन्यूवर है जो आप करते हैं अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के साथ में। तो जो फोर्स है इस लड़ाई के वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है। ध्यान दीजिए कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल में ग्राम्स्की अलग फर्क करते हैं। उनके लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल वो हैं जो क्लास से पैदा होते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को बिलोंग करते हैं और अपने पर्टिकुलर क्लास के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो क्लास से परे होते हैं, ट्रांसडेंट करते हैं। सो ग्राम्स्की। Which of the following concept are associated with John Rawls? तो ये तो आसान है क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस है, प्राइमरी सोशल गुड है। प्राइमरी सोशल गुड क्या है जो हमारे जीने के लिए इंपॉर्टेंट है? इनकम, वेल्थ, रिवार्ड, ऑनर, पॉलिटिकल ऑफिसेज, लिबर्टी, लाइक दैट, इक्वालिटी, प्राइमरी सोशल गुड्स। यहाँ पे आके आप कंफ्यूज कर सकते हैं। प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, ये 2 ए बी तो होगा ही, तो ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, तो आप ना 50-50 गेम तो ऐसे ही खेलिए कल 2 को जान करके, वेल ऑफ इग्नोरेंस, प्राइमरी सोशल गुड। अब आपको इन दोनों में आप देखिएगा तो ए बी कॉमन है, सी डी। अब सी डी में आपको एक ही चुनना है। अब प्योर प्रोसीजरल जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने भी शुरू में मैं भी कंफ्यूज किया हूं, लेकिन रॉल ने अपनी खुद के अपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को प्योर प्रोसीजरल जस्टिस जो है करार दिया था। मतलब उनका कहना यह था कि प्योर प्रोसीजरल जस्टिस वो इस मायने में बोलते हैं कि मैं आपको एक अरेंजमेंट बताता हूं, एक प्रोसेस बताता हूं जो कि रॉल्सियन इंडिविजुअल टेबल के क्रॉस बैठ करके वेल ऑफ इग्नोरेंस होने के चलते
वो एक रूल बनाते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसमें जस्टिस एज फेयरनेस जो है वो इंश्योर होती है, लेकिन उसका क्या आउटकम होगा वो इंडिटरमिनेट है। हम नहीं जानते कि अच्छा होना चाहिए लेकिन नहीं भी हो सकता है, मतलब उस आउटकम पे वो बात नहीं करते, इसलिए वो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस कहते हैं। लेकिन उनके थिंकर्स जो जो उन पे विचार करते हैं, विवेचना करते हैं, उनका कहना है कि उसमें जो आइडिया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का या डिफरेंस प्रिंसिपल का, वो सब्सटैंटिव जस्टिस का पार्ट है। इसीलिए प्योर प्रोसीजरल जस्टिस भले ही वो क्लेम करे, लेकिन रॉल का थ्योरी प्योर प्रोसीजरल जस्टिस के कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन चूंकि यहाँ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस लिखा है तो ये उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ए बी सी इसका सही होगा। अब यहाँ पे मैंने प्योर प्रोसीजरल जस्टिस क्या होती है इसको भी आपके लिखा है कि इट फोकसेस मोर ऑन द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट आउटकम। नो प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया फॉर ए जस्ट आउटकम, मतलब अगेन आउटकम के बारे में कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया सकती है। जस्टिस अचीव थ्रू फॉलोइंग ए फेयर प्रोसीजर, that is equal participation, transparency, unbiased application of rules, regulations, just institutions, institutional propriety and all. अब आइए जून 2023 साइकिल के सिफ्ट 2 को देखते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि जून साइकिल थोड़ा अर्बिट क्वेश्चन वाला था, इसमें काफी कट ऑफ लो भी गए थे, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से अर्बिट डायरेक्शन में हैं। चलिए कितना, ये तो एक आपने पेपर देखा, दूसरा पेपर देखिए। Who among the following scholars had leveled the criticism against J.S. Mill that we cannot separate two different compartments of individual conduct? आपको पता है उन्होंने इंडिविजुअल कंडक्ट को सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग में बांटा था। उसका क्या मीनिंग होता है आपको पता है, उससे उन्होंने हार्म प्रिंसिपल जो है डिराइव किया था। तो यहाँ पे यदि आपको गेस करना हो तो आप अर्नेस्ट बर्कर को आसानी से कर सकते हैं बिना जाने हुए। यहाँ आर.एम. मैकलेवर देखते हैं जो कि एक प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के समर्थक हैं, या प्लूरलिस्ट जो थिंकर कह सकते हैं आप, रॉबर्ट डहल के जैसे लोगों के साथ में। यहाँ पे आपको सीएम जोड भी दिखते हैं जिनकी कई सोशलिज्म के बारे में, जो एक पर्टिकुलर तरह की हैट है जो सब लोग अपने तरीके से पहनते हैं, इस टाइप की बातें इनके बारे में आप जानते हैं। और हॉब हाउस के बारे में भी आपने कई जो है क्वेश्चन देखा होगा। इन सब थिंकर को थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना चाहिए। ये छिपे हुए थिंकर हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन के क्वेश्चन आते हैं। अर्नेस्ट बर्कर जो है टी.एच. ग्रीन के एक तरह से शिष्य थे और वो उन्हीं तरह के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने एंशिएंट ग्रीक के जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया था। मोरलिटी, इथिक्स, इन सब को काफ़ी ये उभारते भी हैं। तो बर्कर ने जो है, आपको पता है कि J.S. मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल कह दिया था। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि उन्होंने इस टाइप की बातें कही होंगी और यही सही है अर्नेस्ट बर्कर। दूसरा है हु रोट द बुक स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि आपको पता है कि स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे एक बहुत फैसिनेटिंग बहस हुई थी निकोलस पोलेंजा एंड राल्फ मिलीबन पोलेंजा डिबेट कहते हैं। तो आप इन दोनों में सोच सकते हैं, कार्ल मार्क्स और रोजा लग्जमबर्ग ने नहीं लिखा होगा ये बुक, तो इन दोनों में से आप 50-50 गेस कर सकते हैं और एक्चुअली में ये राल्फ मिलीबैंड ने लिखा है। तो क्यों ना यहाँ निकोलस पोलेंजा की बुक को देख लीजिए, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, द क्राइसिस ऑफ डिक्टेटरशिप, फासिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ये सब याद कर लीजिए, थोड़ी बहुत कहीं काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट लिबर्टी इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज द प्रोपर्टी क्लास पोजेसेस पावर टू डोमिनेट अदर्स। प्रॉपर्टी को हर मॉडर्न सिविलाइजेशन के इविल से जोड़ने की यदि आप गेस करें तो वो रूसो होंगे, जिनका कहना था कि हमारी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रैटिफिकेशन हुई है, ऊंच नीच हुआ है, भेदभाव हुआ है, हमें जो जकड़ा गया है, डोमिनेंस हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उन सब में इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का हाथ है। ये बात उन्होंने अपनी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी में कई तरीके से कही है। तो आप ऐसा गेस कर सकते हैं और रूसो ही हैं। अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ लेवाइथन इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये तो मैं बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन से अघास्ट हूँ, मतलब कि देख के हंसी आती है, और ऐसे दो क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए। तो चलिए, मैंने तो कहा भी था कि आप इसको गेस कर सकते हैं कि सबसे पहले सेंस की बात होगी, फिर इमेजिनेशन, फिर स्पीच एंड देन रीजन एंड साइंस, इस टाइप से तो आप गेस कर सकते हैं। तो ठीक है, बस गेसिंग, बस यही है। अब ये जो क्वेश्चन है ग्राम्स्की का, इस पे मैंने फिर से जो है इस बार आप लोगों के लिए फिर से थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की।
ये बेसिकली उनके प्रिजन नोटबुक से कुछ थॉट को किसी थिंकर ने अपने ढंग से समझा और उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया गया है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे ग्रामस्ची जो उनका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के थ्रू जो समाज का प्रोग्रेस देखते हैं, तो प्रोग्रेस और बिकमिंग क्या होती है? देखिए, बीइंग एंड बिकमिंग ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है. बीइंग मतलब एक आइडिया. आप प्लेटो को याद कीजिए, जैसे फूल होने का आइडिया बीइंग है. बीइंग फ्लावर. व्हाट इज बीइंग फ्लावर? बीइंग मैन, बीइंग ह्यूमन. लेकिन जब कोई फ्लावर है जिसको आप छू सकते हैं, कोई आदमी है जिसको आप देख सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तो वो बिकमिंग हो जाता है. मतलब जब कोई आइडिया अपने मूर्त रूप में रियलाइज हो जाता है तो वो बिकमिंग हो जाता है. तो बीइंग और बिकमिंग का यही मतलब होता है. समाज के केस में बिकमिंग क्या होगा? जैसे मैंने यहां लिखा है, कमिंग ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू सोशल फोर्सेस, मूवमेंट, रियलाइजेशन ऑफ आइडिया. कुछ भी जो नया, मान लीजिए कोई नया जो है सामाजिक संरचना बनती है, नए मतलब कि कहीं डेमोक्रेसी आ जाता है, कहीं पे डिक्टेटरशिप आ जाता है, कुछ नए सोशल फोर्सेज आ जाते हैं, तो वो बिकमिंग है. कोई नया मूवमेंट आ जाता है, बिकमिंग. आइडिया से वो जो है मूर्त रूप ले लेता है. और प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप चलते हैं और यदि ये दूसरा स्टेट जो एंड स्टेट जो है वो पहले वाले स्टेट से बेहतर माना जाता है तो आप प्रोग्रेस करते हैं. यही तो है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस. तो इन दोनों पे इनका विचार देखिए और कितना कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. ए है, प्रोग्रेस इज एन आइडियोलॉजी एंड बिकमिंग इज ए फिलोसॉफिकल कंसेप्शन. ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है. ठीक है, प्रोग्रेस एक आइडियोलॉजी है, क्योंकि आपको ये एक मानना पड़ता है कि कोई विचार करेगा ना, कोई डिसाइड करेगा कि ये जो एंड स्टेट है वो बेहतर है स्टार्ट स्टेट से, मतलब इनिशियल स्टेट से. तो ये आइडियोलॉजी हो जाती है. और बिकमिंग एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शन, मैंने बताया कि फिलोसफी है बीइंग वर्सेस बिकमिंग. तो ये चलिए ट्रू है. ए, बिकमिंग इज ए फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट. फिर से उसी को रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी एब्सेंट. यस, ये ट्रू है, क्योंकि बिकमिंग जो है कोई नया, मान लीजिए कि कोई पहले जो है बहुत अच्छा शासन था, डेमोक्रेसी थी, और अब जो है मान लीजिए एक टिरेनी आ गई, तो ये बिकमिंग तो हुआ लेकिन कोई प्रोग्रेस तो नहीं हुआ. हम पीछे भी जा सकते हैं, बिकमिंग कोई हमेशा आगे होगा ऐसा नहीं है. तो बी भी सही है. प्रोग्रेस डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक मेंटालिटी. ऑफ कोर्स अगेन वही कि प्रोग्रेस डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक मेंटालिटी, क्योंकि आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आगे जो बढ़ रहे हैं वो अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं. यदि कोई बोलेगा नहीं आप अच्छे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तो वो प्रोग्रेस नहीं, वो बैकवर्ड जाना है. प्रोग्रेस एंड बिकमिंग वेर बोर्न एट द सेम टाइम. ये मुझे कंफ्यूजन है, ये कैसे हो सकता है कि जब यहाँ पे खुद ही कर रहा है कि बिकमिंग इज ए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी एब्सेंट, तो ये डी कैसे सही हो सकता है? इस विचार से ये एबीसी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऑल ट्रू कहा है. इसके चलते मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं. मैंने तो कहा था इसको चैलेंज कीजिए, इतना वेग क्वेश्चन है. एनीवेज, इससे अधिक आपको समझने की जरूरत नहीं. इस तरह क्वेश्चन को रेस्ट इन पीस. Who has stated that if life only were the objects, slaves and brute animals might form a state? ये आपको गेस करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, कि इस टाइप की बात की स्टेट को वो इतना ऊपर ले जाते हैं कि इसको कोई भी जो है उसमें नहीं रह सकता है. उसमें वर्चुअस लोग ही केवल रह सकते हैं. वर्चुअस सिटीजन स्टेट बनाते हैं, स्लेव और ब्रूट एनिमल्स नहीं. तो प्लेटो, एरिस्टोटल, इन दोनों में आपको चुनना पड़ेगा. ऑफकोर्स यही क्लासिकल थिंकर के हैं. यहाँ आरेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो आप एरिस्टोटल को चुनिए जो कि स्टेट को एक हाईएस्ट वर्चुअल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और वही सही है. गेस कीजिए. क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन. तो ये सब बुक बहुत फेमस है लिबर्टी पे. तो इसमें जो पहला बुक लिखा गया था वो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, आपको पता है, इसे बर्लिन का 1958. इस ईयर को जरूर याद रखिए. और इसी ईयर में जो है आना आरेंट लिखती हैं ह्यूमन कंडीशन. तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप. टू कॉन्सेप्ट डी से शुरू होता है, केवल एक ही है, तो आपका ऐसे ही काम बन जाता है, आपको कुछ और देखना ही नहीं है. तो डी के बाद जो है सी आती है. 1960 में फ्रेडरिक हैक लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और उसके बाद जो है सिया बर्लिन खुद लिखते हैं 4 एसे ऑन लिबर्टी 1969, और सबसे लास्ट में रोहन अल्वा लिखते हैं लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम 2022 में. फ्रेंच फैनन की जो बुक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसमें कौन कौन चैप्टर है? अगेन ये एक बहुत ही बकवास टाइप की क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये एक चैप्टर नहीं है. बाकी चैप्टर है नेग्रो लैंग्वेज, नेग्रो साइकोपैथोलॉजी, नेग्रो रिकॉग्निशन, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में.
Who among the following statement are associated with Harold J. Lasky? इस पे मैं थोड़ा अपने को रीस्टेट कर रहा हूँ. मैंने जो पहले कहा था तो मैंने ये कहा था कि बी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है. आज जब मैंने थोड़ी रिसर्च फिर से की, ये बात उन्होंने, चलिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं. ये राइट्स के एक तरह से चैंपियन है. हैरोल्ड लास्की को भी आप राजा राम मोहन रॉय की तरह या लॉक की तरह आप राइट्स का चैंपियन कर सकते हैं. राइट्स पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है. जैसे उन्होंने कहा है एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स. इन्होंने ये भी कहा है राइट्स in fact are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. मतलब आपको बेस्ट ह्यूमन बनने के लिए राइट्स की जरूरत है. कई कुछ इस तरह की बातें टी.एच. ग्रीन भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि राइट्स आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आपको कोई सुख मिले, एक इंडिविजुअल को जो है एक तरह का उसका इंटरेस्ट पूरा हो. ये समाज के कॉमन गुड के लिए है, क्योंकि यदि राइट्स मिलेगा तो एक ह्यूमन जो है अपने को मोरली डेवलप करेगा और उस सोसाइटल कॉमन गुड को बढ़ावा देगा. टी.एच. ग्रीन लगभग उसी तरह की बातें जो है लास्की भी करते हैं, जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड इनका भी थॉट था. ये लेबर पार्टी के एमपी भी थे इंग्लैंड में. लास्की एक बहुत फेमस बुक लिखते हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1925. इसको रट भी लीजिए. और यही वो ईयर है जिसमें कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी लिखी जाती है. किसके द्वारा, याद है आपको? यस, चार्ल्स मैरियम के द्वारा, जो कि बिहेवियरलिज्म के एक तरह से जनक माने जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में. तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में वो एक लाइन कहते हैं, वी डू नॉट मीन बाय राइट्स द ग्रांट ऑफ सम हिस्टोरिक कंडीशन पोजेस्ड इन द चाइल्डहुड बट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टाइम. Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek in general to be himself at his best. मतलब ये कहते हैं कि राइट्स ऐसा नहीं है कि हमको जो है कोई एक हिस्टोरिक कंडीशन है जो कि हम बच्चे रहते हैं तब तो मिलता है और बाद में हमको टाइम के साथ खो जाता है. मतलब राइट्स जो है परपेचुअल है. राइट्स हमेशा जो है बदलते रहते हैं. राइट्स का मायने, पैमाने, उसका जो रेंज, स्कोप, वो भी बदलता रहता है हिस्टोरिकल टाइम में. लेकिन राइट्स होना मस्ट है एक आदमी को अपने इंडिविजुअल सेल्फ को डेवलप करने के लिए. तो इसलिए ये ए बी सी दोनों ही, तीनों ही सही है. और ये जो आंसर था इसका, ये बिल्कुल सही है मेरे अनुसार से. मैंने पहले कहा था कि गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता. ये ऑफ कोर्स चूंकि कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं इसमें सभी करेक्ट है, तो आप आराम से इसको चुन सकते हैं. एक और मैंने कोट दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा. राइट्स आर नॉट मेयर गिफ्ट्स फ्रॉम द स्टेट. कोई ये दान दक्षिणा नहीं है स्टेट के द्वारा कि आपको फंडामेंटल राइट दिया, बट इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. ये ह्यूमैनिटी के मेंबर होने के नाते हमको वो हक मिला हुआ है. दे कैनॉट बी टेकन अवे और ग्रांटेड एट द विम ऑफ द रूलर. सेम बात जो लॉक कहते हैं, दे बिलोंग टू ऑल इंडिविजुअल्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. वो हैं तो हमको राइट्स है. ये क्वेश्चन देखिए, हु हैज स्टेटेड दैट द आइडिया ऑफ praxis is most clearly developed in a short 11 paragraph of thesis that Marx had written to himself in 1845. ये क्वेश्चन बिल्कुल अरबिट है और ये कहने वाले हैं B.R. नेल्सन, जिनका नाम है ब्रायन आर नेल्सन. उन्होंने एक बुक लिखा था, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम सोक्रेटिस टू एज ऑफ आइडियोलॉजी, 2015 में. उसमें उन्होंने बात कही थी. लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए एटलीस्ट इस क्वेश्चन से ये जानना है कि प्रैक्सिस का मीनिंग क्या होता है. प्रैक्सिस देखिए क्या है, थ्योरी ऑफ, सॉरी, वर्ल्ड ऑफ थ्योरी एक अलग दुनिया है और वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस एक अलग दुनिया है. हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स को जीते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं राजनेता, नॉट नेसेसरी कि उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है. और जो पॉलिटिक्स में आपके प्रोफेसर पढ़ाते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो चुनाव जीत जाएंगे. दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है. ये हमेशा से होता रहा है. किसी भी विधा में जो वर्ल्ड ऑफ थ्योरी एंड वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस में एक जमीन आसमान का फर्क होता है. प्रैक्सिस वो होती है जब किसी थ्योरी का रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन होने लगता है. जैसे कि मार्क्स के जो मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है रिवॉल्यूशन का, जब उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में लेनिन जो है इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तो प्रैक्सिस है. जहां पे कि वर्ल्ड ऑफ थ्योरी वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस से एक तरह से मिल जाती है, उसको प्रैक्सिस कहते हैं. ये क्वेश्चन देखिए, जहां पे कि मैच करना है बुक्स को ऑथर से, तो ये भी आसान होना चाहिए कि ऑन वायलेंस जो है, जैसे ही आपको ऑन वायलेंस आता है, आपको आना आरेंट याद आएंगी, तो ए का 1 से देखिए कि आप 50-50 गेम खेल लेते हैं. और यहाँ पे देखिए ए का 1 है तो बी का 2 जरूर है. इसका मतलब कि रीजन एंड रिवॉल्यूशन तो हर्बर्ट मार्क्यूस का है, आपको जानने की जरूरत नहीं है. तो केवल इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा होगा. यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, 50-50 गेस भी कर सकते हैं. वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर जो है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है, जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट्स चलाया था अमेरिका में.
यस, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कीजिएगा। एंड कंजर्वेटिव माइंड नाम की बुक जो है बुर्क टू इलियट जो है ये कर्क रसल ने लिखा है, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो सी का 4 ये हो जाएगी। यहाँ पे जो है हर्बर्ट मार्क्यूज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए हैं, और इनका जो एक बुक है उसको कभी भूलिएगा मत, वन डायमेंशनल मैन 1964। Who among the following thinkers is an advocate of cosmopolitan democracy? ये क्वेश्चन जो है एक आसान क्वेश्चन होना चाहिए यदि आप कांत के विचारों से थोड़े बहुत भी आप थोड़ा नाता रखते हैं। और कांत ने एक बुक लिखा था परपेचुअल पीस, ए फिलोसॉफिकल स्केच, उसमें जो उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की थी, एक वर्ल्ड रिपब्लिक की भी बात की थी, तो और परपेचुअल पीस की बात की थी कि कैसे जो है हम बिना लड़ाई झगड़े के जो है एक रिपब्लिकन जो स्टेट हैं वो आपस में भाईचारे से रह सकते हैं। तो इमैनुअल कांत। Which among the following thinkers can be equated with the statement that he proposes an ascetic communication? ये communication नहीं है, ये इसको आप कम्युनिज्म कहना चाहिए था, जो कि हमें लिखा भी है। द पर्पस ऑफ विच इज टू रिमूव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। तो इसको ये तो कम्युनिकेशन दे के तो इन्होंने इस क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया। अदरवाइज ये था कि ही प्रपोज एन एसेटिक कम्युनिज्म। एसेटिक कम्युनिज्म मतलब कि वो मॉडर्न काल का कम्युनिज्म नहीं जो कि मारपीट दंगे फसाद से आता है या रिवॉल्यूशन से आता है, डिक्टेटर और प्रोलेटेरिएट से आता है, बल्कि एक साधु वाला कम्युनिज्म जहां पे कि हम सब कुछ अपने संसार को त्याग के हम जो है प्रॉपर्टी एंड घर त्याग के हम जो है संन्यास लेते हैं। उस टाइप की कम्युनिज्म की बात आपको समझ में आ गया होगा, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी प्लेटो का। और उसका पर्पस क्या था कि जो रूलिंग क्लास है उसके डिजायर को ही खत्म कर देना, उसके ना तो उसको फैमिली की इच्छा ना हो ना धन की इच्छा हो। तो प्लेटो उस थिंकर के मतलब वो ऐसे विचार इसी थिंकर के थे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं जो अगेन जो रूसो के एक थॉट को दर्शाता है। मैंने पहले ही आंसर दे दिया। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स होल्ड द व्यू दैट नो सिटीजन शुड बी सफिशिएंटली ऑपुलेंट टू बी एबल टू परचेज अनदर एंड नन सो पुअर एज टू बी फोर्स्ड टू सेल हिमसेल्फ। यदि इस लेवल पे इनइक्वलिटी समाज में आ जाए तो समझिए कि आप मतलब वो समाज जो है रहने लायक नहीं है। तो इसकी बात जो है अगेन प्रॉपर्टी को जो इस तरीके से देखते हैं, उसको निगेटिविटी को देखते हैं, वो रूसो है। आप गेस कर सकते हैं। और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी इनकी याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 22 साइकिल। वैसे कहने को तो ये भी दिसंबर मतलब 22 है, लेकिन इसका एग्जाम चूंकि 6 मार्च को हुआ है तो इसलिए इसको आप मार्च 2023 कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको 2023 का पेपर कहता हूं। वैसे 2023 में एक और पेपर अभी आएगी। अब आते हैं हम लोग WPT शिफ्ट 1 में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का देखते हैं, और ये खुद एक गलत क्वेश्चन है, इसको चैलेंज किया गया है। सोफी और सोफिया इज ए कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? इसमें से किसी बुक का सोफी या सोफिया कैरेक्टर है नहीं। वो जिस बुक का है मैंने पढ़ा था, मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन चलिए आप नेट पे खोज सकते हैं कि सोफिया किसका कैरेक्टर है। इसमें से तो कोई नहीं है। अब इसमें देखिए इन्होंने जो सही आंसर दिया अपने अनुसार से वो है विंडिकेशन और राइट ऑफ वुमेन। इसमें कोई ऐसा कोई कैरेक्टर इस टाइप का नहीं है। ये बेसिकली रिफ्यूटेशन था एडमंड बुर्क के जो था रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस पर जो एक कंजर्वेटिव अकाउंट था उसमें वुमेन को लेके जितनी सॉरी ये मैं गलत बोल रहा हूँ। विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन जो है रूसो का जो इमिली था, उन्होंने एक बुक लिखा था, इमाइल कह सकते हैं, इमिली कह सकते हैं, जो एजुकेशन पे था औरत और मर्द के, उस पर उन्होंने रिफ्यूटेशन में ये लिखा था विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन। उसमें जो लेडी थी वो इमली मेल था और लेडी शायद सोफिया थी, लेकिन इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी मेन कैरेक्टर सोफिया नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया गया है। फॉर हुम अमंग द फॉलोइंग एमबी फॉस्टर। एमबी फॉस्टर को भूल जाइए, आगे क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। हैज स्टेटेड दैट हिज पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ ए पैगन रिवाइवल देन ए प्रोटेस्टेंट रिलीजन। पैगान वर्ड देखते ही कि पैगान रिलीजन को किसने सपोर्ट किया, आपने यदि मैकियावेली थोड़ा भी ठीक से पढ़ा उसके रिलीजियस आइडिया को तो आपको पता है कि पैगान रिलीजन क्या था। जब क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तो रोमन जो रूल जहां पे लोग करते थे, रोम में जो शासन था क्रिश्चियन वर्ल्ड में, अभी जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहां पे पैगान रिलीजन था। पैगानिज्म जो एक तरह का ट्राइबल रिलीजन था। ट्राइबल रिलीजन जब कोई ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं आता तो उसमें वो ज्यादा बल पाते थे। मैकियावेली कहना था कि वो ज्यादा मैचो था और उसमें ज़्यादा जो है वो एनर्जी थी, एजेंसी थी, और प्रोटेस्टेंट ने उसको थोड़ा दब्बू बना दिया है क्रिश्चियन जो रिलीजन है, इस तरह का उनका कहना था। तो मैकियावेली, तो ये आसान होता है। एमबी फॉस्टर ने कहा, किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये।
Our souls have been corrupted in proportion to the advancement of science and our arts towards perfection. अभी आपने देखा कि इस तरह का उन्होंने जो डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस में जो यही बात उन्होंने कही थी कि बेसिकली रूसो जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न आर्ट, साइंस, फिलोसफी, रीजन, इन सब के क्रिटिक थे। वो जो जो पुराने जो एंशियंट एरा का जो ट्रैंक्विलिटी था, आदमी अपने में जीता था, और नोबल सैवेज जैसा, उसके वो प्रशंसक थे। उनका कहना था कि हम लोग डिबेस्ड हो गए, हमारा भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन को वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के एलिमेंट से जोड़ते थे। सब कुछ बुरा इसलिए हुआ कि कुछ लोगों ने संपत्ति अपने घर में छिपा लिया, वो अपने को अमीर करने लगे, बाकी लोग गरीब। वही अमीर लोग रूसो के अनुसार वो कानून बनाते हैं, वही राज करते हैं, वही पुलिस रखते हैं, वही आर्मी, पुलिस, कानून सब उनकी रक्षा के लिए होता है जो प्रॉपर्टीड होते हैं, और समाज जो है एक तरह से डिबेस्ड हो जाता है। तो ये उन्होंने डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स में रूसो ने कहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, मेंशन्ड इन रूसो के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल वर्क। ये भी लड्डू टाइप का क्वेश्चन है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स, निकोमैकियन, एथिक्स एंड ये सब उन्होंने, अपोलॉजी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये प्लेटो का है, तो ये तो बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये हम लोग सब जानते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म में, फॉर्म या आइडिया, इसेंस किसी चीज के होने का, फूल होने का जो आइडिया है वो इटर्नल है। फूल जो है वो मुरझा जाएगा, लेकिन फूल होने का आइडिया जो है कभी नहीं मुरझाएगा। तो ये जो है आइडिया, आसान। इस स्लाइड में देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनालेक्ट्स। अब इसको जैसे पढ़िए आप, एनालेक्ट्स पढ़ सकते हैं या व्हाट्सएवर वे। ये ऑफ कोर्स ये इंग्लिश नेम है, चाइनीज ने तो ऐसा नेम दिया नहीं होगा। तो ये जो बुक है, ये इट इज एट्रीब्यूटेड टू कन्फ्यूशियस। आप यहां देख सकते हैं इट इज रिटन रिलेटेड। ये मत समझिए कि कन्फ्यूशियस ने कुछ लिखा है, जस्ट लाइक अपने कबीर के जैसे इन्होंने कभी कुछ लिखा अपने से नहीं। इनकी सारी जो बुक जो इनसे एट्रीब्यूटेड है, इनसे रिलेटेड है, ये इनके शिष्यों ने इनके डेथ के बाद एक तरीके से कंपाइल किया, जो उनकी सेइंग थी, जो उनके थॉट थे, उसको उस सब में से सबसे जो महान बुक है, जो जिसमें कि कन्फ्यूशियस की सारी बातें एक तरह से लिखी हुई है, वो एनालेक्ट्स है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कीजिए, क्योंकि एक बुक यदि आपको याद रखना है कन्फ्यूशियस से, तो आप इस बुक को याद रख सकते हैं। यहाँ पे ये भी शायद थोड़ा सा बताना जरूरी है, कन्फ्यूशियस के जो आइडियाज हैं वो बहुत ज़्यादा जो हमारे इंडियन इथोस हैं उससे मिलते जुलते हैं। आप देखेंगे कैसे जो है सोशल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, फैमिली में बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, छोटे और बड़ों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए। हर जगह उन्होंने एक तरह का हिरार्किकल रिलेशन जो मोरल और इथिक्स पे बेस्ड था, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल ऑब्लिगेशन पे बेस्ड था, उसको उन्होंने एक तरह से स्ट्रेस किया। राजा जो है वो सबके मुखिया के तौर पे है, तो उसकी जिम्मेदारी लगभग वैसे ही है जैसे कि परिवार के किसी मुखिया की होती है, इस तरह की बातें। Why Robert Nozick agrees with anarchist Egerton regarding the position of state? I don't know किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके नीचे पूछते हैं पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तीन जो है बेसिकली 1 2 3 यदि आप देखें तो ये यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक एनार्किज्म से काफी मिलते हैं। अब आप एनार्किज्म क्या है मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एनार्किज्म में ये है कि वो स्टेट को नकारते हैं कि स्टेट या कोई भी जो फॉर्मल कोएर्सिव अथॉरिटी है जो डंडे के जोर पे चलती है, उसकी जरूरत ही नहीं है ह्यूमन अरेंजमेंट के लिए। ह्यूमन इतने मोरली गुड हैं, आपस में इतने अच्छे से वो अपने को अरेंज कर सकते हैं कि किसी भी इस तरह के स्टेट जैसे जो पुलिस, आर्मी और कोर्ट कचहरी डंडे के जोर पे चलती, उसकी जरूरत ही नहीं है। एनार्किज्म, इवन गांधी जी जो हैं वो फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट माने जाते हैं, लियो टॉलस्टॉय माने जाते हैं। और जो रॉबर्ट नॉजिक हैं जो लिबर्टेरियन हैं, जिसको आप राइट लिबर्टेरियन कह सकते हो, दक्षिण पंथी लिबर्टेरियन, वो भी लगभग एनार्किज्म के जैसे जो है दिखते हैं। वो स्टेट को नकारते तो नहीं है, लेकिन एक बहुत हद तक स्टेट को लिमिट कर देना चाहते हैं, नाइट वॉचमैन बना देना चाहते हैं, मिनिमलिस्ट स्टेट बना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि स्टेट इनहेरेंटली जो है ना एक इमोरल संस्था है, क्योंकि वो इंडिविजुअल के राइट्स का हनन करती है, प्रॉपर्टी का हनन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, और वो किसी जनता का भले के लिए नहीं करती है, वो कुछ लोगों के भले के लिए करती है। सो इट इज इंट्रिंसिकली या इनहेरेंटली अपने आप में इमोरल संस्था है। इट मेंटेन्स मोनोपोली ऑफ द यूज ऑफ फोर्स। अगेन वही जो एनार्किस्ट कहते हैं कि फोर्स का यूज करती है, इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट को वायलेट करती है, इन सब। लेकिन ये वो नहीं कहते कि
इसका मोटिव वेलफेयर ऑफ सिटीजन, इतनी अच्छी बातें तो कहेंगे नहीं रॉबर्ट नॉजी के स्टेट के बारे में। सो द सही आंसर इसका होगा 1 2 3। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं लेकिन दिस विल बी करेक्ट। Which of the following statement are correct in terms of Machiavelli's prince? अगेन फिर मैकियावेली पूछा जा रहा है, देखिए मैकियावेली पे कितना जोर है। अब यहां पे देखिए तो दो ही स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब दो गलत होगा। अब यहां पे देखिए द बुक इज फेमस फॉर एंटी सेकुलर अप्रोच। हम लोग सब जानते हैं कि ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, नेशन और नेशन स्टेट की बात करता है, ये पहली बार इसमें हुई थी। तो सी गलत होगा, तो सी सी सी, और इसका मतलब एक ही सही है, बी और डी। डुअल मोरालिटी एंड सिटीजन आर्मी की भी वो बात करते हैं, डेमोक्रेसी से कोई नाता नहीं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन फिर इनका रॉन्ग था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट इन रिगार्ड टू जॉन लॉक? इसमें उन्होंने गलती क्या किया था, बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने कहा था कि वो एम्पिरिसिज्म को प्रमोट सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल सही। एम्पिरिसिज्म मतलब कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो हमारा है वो केवल सेंस एक्सपीरियंस है, कोई हम ले करके भगवान के घर से नहीं आते हैं, कोई ट्रांसडेंटल सोर्स नहीं है, ये एम्पिरिसिज्म है। इसका उल्टा रैशनलिज्म है, जैसे प्लेटो नजर कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम कहते हैं कि अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख के आया था, वो रैशनलिज्म है, इंपेरिसिज्म का जस्ट उल्टा। ही हैज रिटन, ये सही है। एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उन्होंने लिखा था। ही बिलीव्स इन लिमिटेड स्टेट, ये भी सही है। लेकिन ही इज प्रोपाउंडर ऑफ द प्रॉपर सॉवरेंटी, ये भी सही है। पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट पहला लॉक ने दिया, तब उन्होंने रूसो ने दिया था। और इसका मतलब ए बी सी डी होगा, यहाँ ए बी सी डी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया, इनवैलिड हो गया। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन यदि आपने मेरा गाइड पढ़ा हो, मैंने इस बुक को हाईलाइट किया था कि वीको एंड हर्डर जो है इसे आप बर्डलिन लिखा है, यदि आपको ये पता है तो बी का 1 है और फिर जो है ये क्रैक हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली इतना आसान नहीं कि गाइड में हर कुछ दिया है उसको आप पढ़ लें। तो बाकी आप मैच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे बुक इसमें दी गए हैं, तो डेफिनेटली उसको मैच कर लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत आसान है। वर्चू इज नॉलेज, ये सब बहुत आसान है। आपको पता है कि वर्चू इज नॉलेज जो है प्लेटो कहेंगे, सक्सेस इज वर्चू वेचू कह लीजिए, ये मैकियावेली कहेंगे, नॉलेज इज पावर फूको कहेंगे, और पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंट इफेक्टिव। तो सब मैंने मैच कर दिया आप जस्ट, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे आप देखें कि नॉलेज इज पावर फूको, तो ये सी का 3 और सी का 3 से भी आप 50-50 खेल सकते हैं, तो इजी है, आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए हम कर ही देते हैं। ये हो गए। और वर्चू इज नॉलेज ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पे ये क्रैक हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर पब्लिकेशन ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सब बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मैंने बस टिक मार देता हूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये है, और लेकिन यहाँ पे दे भी दिया है कि आप देखिए हाँ ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब क्वेश्चन को आपको ये नहीं करना है कि रटना नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर देखते हुए चले जाना है कि सब कब लिखी गई, तो थोड़ा बहुत दिमाग में बिठा लेना है। और ये भी किसने लिखा था, आना आर्डेंट ने जो ह्यूमन कंडीशन लिखा 1950 में, वेरी फेमस बुक। माइकल फूको ने जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखा 1969, आप पढ़ सकते हैं। मैकलेंटायर ने आफ्टर वर्चू, और माइकल वॉल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस। इस तरह से क्रम में अरेंज है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर पढ़ लीजिए। अब हम लोग फाइनली आते हैं दिसंबर 22 साइकिल शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिटन द प्रीफेस टू द रेचेड ऑफ द अर्थ। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये शिफ्ट 2 का। ये इटसेल्फ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें आप थोड़ा गेस तो कर सकते हैं। यदि आपने फ्रेंच फैनन को पढ़ा है, आपको आपके सिलेबस में है, और ये बुक तो बहुत फेमस है उनकी, लेकिन उतना ही उनके बारे में नोन होना चाहिए कि उनके पूरे थॉट पे जीन पॉल सार्ट्रे का बहुत असर था, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के एक तरह से फादर माने जाते हैं। और ये फ्रेंच फैनन ने एग्जिस्टेंशियलिज्म अपने थॉट में सार्ट्रे से ही लिया था। तो आप इसे गेस कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो है बुक का प्रीफेस लिखा हुआ। प्रीफेस मतलब जो एक फॉरवर्डिंग जो शुरू में होती है। हु सेड जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अभी आपने देखा कि जॉन रॉल ने ये कहा था कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये पहले ही आपको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये बहुत ही फेमस उनका एक थॉट है, और बहुत ही इजी है ये। पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड एंड वॉर इज पॉलिटिक्स विथ ब्लड सेड। ये बहुत ही फेमस कोट है माओ से तुंग या माओ जेदांग का। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। हु सेड दैट इंग्लैंड इज डेमोक्रेटिक ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन।
ये रूसो ने कहा था, रूसो के यदि आप पढ़ेंगे तो ये बहुत फेमस उनका एक कोट है, और ये इसलिए उन्होंने कहा था कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के समर्थक थे। उनका कहना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो इंग्लैंड अपनाती है वो तो एक तरह का झूठा डेमोक्रेसी है, क्योंकि केवल इलेक्शन वोटिंग के दिन ही जनता जो है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक होती है, और फिर तो 5 साल के लिए तो जनता को कौन पूछता है। तो रूसो। हु इज द ऑथर ऑफ ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये इसमें से जानना मुश्किल है किसने लिखा है। स्नेडर और इनको तो आप जानते भी शायद, इनके बारे में नहीं ज़्यादा जानते होंगे। हयाक ने लिखा है या नहीं, शायद नहीं लिखेंगे। हाना आर्डेंट लिख सकती हैं क्योंकि इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरिज्म पर लिखा है। एक्चुअली इसको थियोडोर ओडोर्नो ने लिखा है, जो कि एक लीडिंग मेंबर थे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी के। तो इनके बारे में मैंने यहाँ कुछ लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के और कौन कौन मेंबर है वो मैंने लिखा, उसको भी पढ़ लीजिए। Who opine that an ideal constitution keeps the political elite in good moral shape and provides lasting political excellence। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है, लेकिन इसके अनुसार से एरिस्टोटल ने कहा है, हो सकता है ये सही हो, मान लीजिए, लेकिन इसको एक थोड़ा और ठीक से समझ लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने जो है वो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जो 6 प्योर टाइप। उन्होंने ये कहा था कि जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल इस कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है या गवर्नमेंट हो सकती है, वो मिक्सचर ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, जिसका नाम उन्होंने फर्दर कंफ्यूजिंग वे में पॉलिटी रख दिया था। लेकिन ये कि द आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द पॉलिटिकल इलीट इन गुड मोरल शेप एंड प्रोवाइड्स लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सेलेंस, ठीक है, मान लीजिए कि एरिस्टोटल ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हॉब्स के पॉलिटिकल थॉट पे, और आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हॉब्स फिलॉसफी। फर्स्ट है ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसडेंटल। आप यदि हॉब्स के ह्यूमन नेचर के बारे में आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो आपको पता है कि सभी कुछ उनका कहना है कि एक जो हमारे बॉडी में जो फिजिकल मोशन होती है उसी से इमोशंस, डिजायर एंड सभी पैदा होते हैं। उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल या ट्रांसडेंटल मतलब परे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल ए जो है वो सही है। परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, ये तो उसका उल्टा है। ह्यूमन माइंड ऑलवेज जो है एजिटेटेड होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो मोशंस चलते हैं, वाइटल मोशन एंड वॉलंटरी मोशन, वो उसके डिस्टर्ब होने से, वाइटल मोशन डिस्टर्ब होने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके सूद होने से हमें एपेटाइट पैदा होती है। तो कुछ भी ट्रैंक्विल तो माइंड है ही नहीं, ईगो से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ है, बेचैनी से भरा हुआ है। तो बी जो है इनकरेक्ट होगा। अब देखिए दो ही से क्या हम कर सकते हैं, ए जरूर होना चाहिए ऑप्शन में यदि करेक्ट है तो, ए और बी नहीं होना चाहिए। तो बी खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, और ए केवल दो ही में है, सी और डी है। तो केवल सी और डी में से एक को केवल चुन लेना है। लाइफ इटसेल्फ इज ए मोशन, मे बी यस। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड। आपको पता है कि इन दोनों में कोई भी हॉब्स का जो है इसको चुनेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड की क्या बात करेंगे, बिकॉज वो तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म की। वो इंडिविजुअलिज्म के इतने बड़े प्रणेता थे कि सीधा इंडिविजुअल जो है वो सॉवरेन से उसका नाता होता है, बीच में कोई कम्युनिटी और सोसाइटी इसकी ज्यादा वो बात करते हैं नहीं। इसलिए इन दोनों में चुनना हो तो सी को चुनेंगे, और इसलिए ए और सी सही हो जाएगी। तो ये एक तरह से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन यूज्ड बाय सीबी मैकफर्सन। अब यहां पे इनसे एक गलती हो गई है, जो मुझसे भी होती है कई बार जब मैं क्वेश्चन सेट करता हूं, कि ये यहां पे होना चाहिए था हैज बीन यूज्ड बाय सीबी मैकफर्सन, ये नॉट गलती से रह गया है, और ये नॉट के चक्कर में ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया है। समझ लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं इनवैलिड। लेकिन फिर भी ये यदि नॉट को हटा दीजिए तो क्वेश्चन सही हो जाता है। इसमें से कौन कौन सा इन्होंने यूज किया है, तो सीबी मैकफर्सन ने डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात की है, एसोसिएशनल कैपेसिटी की बात की है, और एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी की बात की है। बेसिकली सीबी मैकफर्सन, आपको पता है कि वो ही इज नोन फॉर हिज बुक, ये बुक के लिए जाने जाते हैं, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक। बेसिकली इनका जो थॉट है थोड़ा वो मार्क्सिस्ट जैसा है। उसमें वो ये कहते हैं कि एक जो हमारी पावर को भी दो टाइप से देखते हैं, डेवलपमेंटल पावर एंड एक्सट्रैक्टिव पावर। एक पावर जो कि मिल करके कुछ क्रिएट करता है, विकास डेवलपमेंट होती है, और एक दूसरा जो एक दूसरे के ऊपर दबाने के लिए काम आता है। तो एक्सट्रैक्टिव कैपेसिटी ह्यूमन का तब वो नजर आता है जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बटोर ले, खुद उसके ऊपर बैठ जाए और दूसरे को जो है उसको एंजॉय ना करने दे, और उसके बाद जो है
वो कहे कि भाई हमको निगेटिव टाइप ऑफ लिबर्टी चाहिए, हमें और दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो करना चाहते हैं करने दो, इस तरह की कैपेसिटी की बात। और डेवलपमेंटल एसोसिएशनल कैपेसिटी जस्ट इसका उल्टा होता है, जहां इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करते हैं फुल्ली इन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ टू देयर सोसाइटी, जहां पे एक तरह का पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ इंडेवर होता है, मिल करके वो कुछ क्रिएट करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो है अपनी बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी नाम के बुक में कही थी। ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी जो इनका सीवी मैकफर्सन का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे कि आप सोशल जस्टिस लाते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस लाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप मतलब एक तरह का पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, जिसको कि आप गुड गवर्नेंस कहते हैं, वो करते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, इस टाइप की डेमोक्रेसी को वो डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होता, यदि ये नॉट नहीं होता, तो ABC। और ये कल्चरल डेमोक्रेसी की बात उन्होंने नहीं की है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाता, लेकिन नॉट लगा के इन्होंने इसको इनवैलिड कर दिया है। स्टेटमेंट देखिए, कार्ल मार्क्स रोट हिज मास्टर्स डिसर्टेशन ऑन हेगल, ऐसा नहीं था। तो ये जानना कि इन्होंने हेगल पे नहीं डिसर्टेशन किया बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हेगल को बहुत प्रशंसा करते हैं, हेगल से बहुत प्रभावित थे। इनका जो डायलेक्टिलिज्म जो इन्होंने लिया था, वो इन्होंने हेगल से ही लिया था। हेगल की फिलॉसफी का इन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव था। तो ये फॉल्स हो गया। In a communist society, nobody has one exclusive sphere of activity. ये ट्रू है, लेकिन इसका मायने क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार से लाइफ चॉइसेस नहीं डिसाइड कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है डिसाइड नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी उसकी नहीं हो सकती, जो उसको करना हो, जो J.S. मिल कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, या जो जॉन रॉल बोलते हैं कि हर व्यक्ति को अपना लाइफ चॉइसेस चुनने का, अपना गुड क्या है, मतलब गुड लाइफ क्या है, उसको चुनने का अधिकार है। ये सब कम्युनिस्ट सोसाइटी में नहीं हो सकता है। एक ओवर आर्किंग आइडियोलॉजी पे सबको चलना होता है। इसलिए ये जो है ट्रू है, ये फॉल्स है। तो कौन सा होगा? 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। अब ये बहुत आसान है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थिंकर बहुत ही आसान है एज यूजुअल। जैसे स्टेट इथिकल लाइफ जो है, ये मतलब स्टेट को एक इथिकल इंस्टीट्यूशन मानना, रूसो, हेगल, ग्रीन सब मानते हैं। स्टेट को पावर के रूप में जो है मैकियावेली, हॉब्स देखते हैं। मिनिमलिस्ट स्टेट जो है वो लिबर्टेरियन जो है के लॉजिक देखेंगे, और स्टेट को एज ए क्लास को प्रमोट करते हुए जो है क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, ये मार्क्स एंड लिन मानते हैं। तो मैंने तो मिला ही दिया। अब इसको देखिए, A का 3, तो A का 3, इससे तो डबल होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, स्टेट एज पावर, तो C का 2, तो C के 2, सब में मतलब 50-50 गेम आप खेल सकते हैं। आप मैच कर लीजिएगा, मैंने यहाँ मैच कर दिया। अरेंज क्रोनोलॉजिकली इन अकॉर्डेंस विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये डिफिकल्ट है, क्योंकि अब इसमें कब कौन लिखा गया है, सभी मार्क्स के हैं, एंगल एंड मार्क्स का। तो यहाँ मैंने दे दिया है होली फैमिली 1845, बस पढ़ लीजिए, अब इसको मैच कर लीजिएगा, इसका सही ये है। और ये सब लेकिन बुक को जरूर जानिए, इसके बारे में भी जानिए, और कब पब्लिश हुई है तो डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे है तो एक बार देख लीजिए, कहीं काम आ जाए तो। इन विच order, according to Hegel, the absolute consciousness God reveals itself, जो प्रोग्रेशन होती है, तो ये आप गेस भी कर सकते हैं, ये कॉमन सेंस है कि पहले सिंपल कॉन्शियसनेस होगी, फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी, फिर रीजन आएगा, और फिर स्पिरिट आएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। तो D से आप शुरू होगा, D के बाद जो है वो B होगा, तो D के बाद B केवल एक ही में है, फिर A होगा, और फिर C होगा। स्पिरिट जो है हाईएस्ट आइडिया का प्रोग्रेशन है डायलेक्टिकल मेथड से। क्रोनोलॉजिकल अरेंज बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो यहां पे आप एक टिप्स देख सकते हैं कैसे। देखिए, आप यहां देखिए, जर्मन आइडियोलॉजी आपको पता है कि मार्क्स ने लिखा है, और स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन ने। तो डेफिनेटली पहले C आएगा, फिर A आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि AC हो। तो यदि AC किसी में भी है तो उसको आप काट दीजिए। अब यहाँ देखिए AC है, तो इसको कट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे CA है तो सही है, यहाँ पे AC है, इसको भी कट कर दीजिए। तो 2 आपने ऐसे ही कट कर दिया। अब यहाँ पे CA, अब ये दोनों सही है। अब आगे देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये डेविड ईस्टन ने लिखा है, आपको पता है वो पॉलिटिकल सिस्टम के पिता हैं। तो B और डेविड ईस्टन बहुत बाद में आएंगे, इवन लेनिन से भी। तो ये ऐसा होगा, A B होगा, B A तो कभी हो नहीं सकता है, ये कट हो जाएगा।
तो ये 2 जो बचे हैं उसमें देखिए क्या कहीं कोई BA मिलता है हमें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे BA है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, इसका मतलब केवल एक ही बचा। इस तरीके से भी आप जो है इन सब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बिना पूरा जाने हुए कि कब, मतलब मैं इसी को बोलता हूँ ऑलवेज कि ब्रूट नॉलेज से आप UGC नेट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, आप इस तरह के ट्रिक टिप से ही क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताएं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग नेट JRF दिसंबर बैच का जो आपको यूजफुल है सेट असिस्टेंट प्रोफेसर SSB PGT एंड RPSC जैसे एग्जाम के लिए भी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विथ योर मेल, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर at polschelp@polschelp.in। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इसी सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड प्रिपेयर इन गुड स्पिरिट। बाय।